Hello everyone, myself Kundan Misra welcomes you all at Wise IAS, India's most affordable platform. In the last class, what we did were all about the astronomical aspect of the Earth, like the origin of the universe, the origin of the solar system, Earth की origin and evolution, lithosphere का origin and evolution, atmosphere, hydrosphere, etc. etc. Now, today we are going to discuss about the next part, that is the outer and inner alignment of the Earth. Outer and inner alignment, यानी कि अर्थ के सरफेस के ऊपर कैसी चीजें चल रही हैं, उसकी शेप, उसकी वेलोसिटी, उसकी रोटेशन, उसके मोशन, ऑल दीज थिंग्स, और उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, हाउ दे आर सिग्निफिकेंट फॉर अस. एंड द सेकंड इज द इंटरनल अलाइनमेंट ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का जो सरफेस का नीचे का स्ट्रक्चर है वो कैसा है और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है. तो ये सारी चीजें हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द शेप एंड मोशन ऑफ द अर्थ. अब जब अर्थ की इवोल्यूशन हुआ और जब इंसान आया और इंसान जब अर्थ के बारे में खोज करना स्टार्ट किया कि अर्थ क्या है, कैसे है, ज्योग्राफी यानी जब शुरू हुई, तो सबसे पहला क्वेश्चन लोगों के मन में ये आया, ये जो हमारा अर्थ सरफेस है वो कैसा है, वो एक फ्लैट सरफेस है जिसपे कि हम हैं या फिर कुछ और है. तो मोस्ट ऑफ द लोगों की उस समय जो थिंकिंग थी वो ये थी कि अर्थ जो है एक फ्लैट सरफेस है, एक रेक्टेंगुलर और एक सर्कुलर डिस्क जैसा है जिसपे कि पूरा संसार है, और उस डिस्क से बाहर जाओगे तो आप किसी स्पेस में, खाई में चले जाओगे. लाइक समथिंग लाइक दिस, ये हमारा परसेप्शन था कि हमारा अर्थ जो है कुछ इस तरह का है. जब समुद्र में जाते थे हमारे वॉयेजर्स, जो हमारे जितने भी नॉटिकल साइंस के जो भी थे, उन्हें यह लगता था कि समुद्र जहां तक दिखाई देता है वहीं तक अर्थ है, इसके बाहर अगर हम जाएंगे तो किसी इनफाइनाइट खाई में चले जाएंगे, स्पेस में चले जाएंगे. और इस डर से वो थोड़े दूर कोस्ट से बाहर जाते थे, वापस आ जाते थे डर से कि उसके बाहर हम नहीं जानते हैं, अर्थ से गिर जाएंगे. तब क्या हुआ कि धीरे धीरे लोगों ने उसके ऊपर सोचना स्टार्ट किया कि यार उसके बाहर जाके देखते हैं कि है क्या. और दूसरी चीज कि जब भी लोग आगे बढ़ते थे तो उन्हें यह लगता था कि जो डिस्टेंस हमारा दिख रहा था वो बढ़ता चला जा रहा है और आगे तक दिखाई दे रहा है. यहां से इनको यहां तक दिखाई देती थी, जब यहां आते थे तो यहां तक दिखाई देती थी, यहां से ये डर से वापस चले जाते थे. तो उसी में एक जो वॉयेजर था जिसका नाम था फर्डिनांड मैगेलन, इन्होंने सोचा कि एक बार हम चल के देखते हैं लास्ट तक. अगर हम गिर गए तो मर ही जाएंगे, और अगर हम चले गए और ढूंढ लिए कि क्या है अर्थ के उस पार, तो एक हिस्ट्री में नाम हो जाएगा. तो मैगेलन और इनके क्रू ने 1519 में चलना स्टार्ट किया कोस्ट से, कि चल के देखते हैं ये समुद्र कहां तक जाती है. एक ही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया. वो लोग 3 साल तक चलते रहे, और चलने के बाद उन्हें पता चला कि जहां से चले थे वो घूम के वहीं पे वापस आ गए. यहां से ये चले थे, घूमते चले गए, ना कोई खाई आया, ना कहीं उनकी ये हुई. तो उससे पता चला कि यार मैं यहां से चल रहा हूं, एक ही डायरेक्शन में चल रहा हूं, और वापस मैं यहीं कैसे आ गया, ये कैसे पॉसिबल है. आप कहीं पे भी जाओगे, एक डायरेक्शन में जाओगे तो कहीं और जाओगे, वापस तो नहीं आओगे. वापस एक ही शर्त में आओगे, जब आप एक सर्कुलर पाथ को ट्रेवल कर रहे हो. तो उन्हें लगा कि अच्छा, तो ये अर्थ जो है कोई ये फ्लैट सरफेस नहीं है, एक सर्कुलर पाथ में हम घूम के यहीं आ गए हैं. फिर उन्होंने डायरेक्शन चेंज किया कि चलो हमने नॉर्थ की तरफ गया था, फिर से वापस आ गया, अब ईस्ट की तरफ जाते हैं. मतलब जो इधर गए थे, तो ये तो 2D इमेज है, आप इसको 3D समझो कि अब इधर आ रहे हैं. दूसरे डायरेक्शन में गए, फिर घूम के आए, तो फिर वहीं आ गए. तो इन्हें लगा कि ये सर्कुलर पाथ हर डायरेक्शन में है. तब उन्हें समझ में आया कि जो हमारा अर्थ का शेप है दैट इज स्फेरिकल है कहीं ना कहीं. तो ये एक एविडेंस आया लोगों के मन में, परसेप्शन थोड़ा सा चेंज हुआ कि नहीं, ये जो फ्लैट सरफेस नहीं है, ये हमारा जो अर्थ है वो स्फेरिकल है. मगर कोई एक आदमी के प्रूव करने से पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी वर्ल्ड नहीं मान लेती है. डिफरेंट उसके आर्गुमेंट्स, काउंटर आर्गुमेंट्स आते हैं. कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, आप जो है रास्ता भटक के आ गए होगे, यहीं पे आपको लग रहा है कि आप नॉर्थ में गए, आपका कंपास खराब होगा. 10 तरह की बातें होनी. तो कुछ लोगों ने इनकी बात को मानी, कुछ लोगों ने नहीं मानी. ओके, अब इन्होंने फिर देना स्टार्ट किया अगला कि चलो ठीक है, मत मानो, दूसरी चीज अब बात करते हैं कि अगला एविडेंस क्या हुआ. कुछ लोग समुद्र के पास गए, बीच समुद्र में चले गए, नाव पे एक हाइट पे वो खड़े हुए तो उन्हें A to B दिखाई दिया. ठीक, जब वो और ऊंचे पे खड़े हुए तो उन्हें
ए टू बी ही दिखाई देना चाहिए था, क्योंकि इतना ही दूर अर्थ है। अगर हम फ्लैट सरफेस मानते हैं तो, अगर हम फ्लैट सरफेस मानते हैं तो आप बीच समुद्र में कितने भी ऊपर चले जाओ, ए टू बी ही दिखाई देगा। ऐसा ही होना चाहिए अगर अर्थ फ्लैट है तो, क्योंकि इस बीच में कुछ नहीं है, कोई पेड़ पौधा बिल्डिंग नहीं है। आप दूर तक जितना देख सकते हो आप देख सकते हो। तो दोनों एंड हमें दिखाई देना चाहिए जितने भी ऊपर हम चले जाएं, मगर ऐसा हुआ नहीं। हुआ कैसा? तो कुछ ऐसा हुआ। अब ये नीचे वाली जो लाइन है दोनों, इसको 1 मिनट के लिए आप लोग इरेज कर दो दिमाग से, केवल ऊपर वाली लाइन को समझो। ये बीच समुद्र में गए, बीच समुद्र में 5 तल्ले नाव पे के दूसरे तल्ले पे गए तो उन्हें ए से बी तक दिखाई देने लगा। जब वो दूसरे से 5वें तल्ले पे गए तो उन्हें सी से डी तक दिखाई देने लगा, और ऊपर किसी कारण से गए तो उनको यहां से यहां तक दिखाई देने लगा। तो उन्हें समझ में आया कि हम जितना ऊपर जा रहे हैं हमारा जो हॉरिजन का लेंथ है वो बढ़ता चला जा रहा है। ये कैसे? अगर ये फ्लैट सरफेस होता तो हमें तो लास्ट तक दिखाई दे देनी चाहिए। अर्थ अगर हमारे फ्लैट सरफेस होता तो हम कुतुब मीनार पर चढ़ के व्हाइट हाउस देख सकते थे अमेरिका में दूरबीन लगा के कि कैसा दिखता है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि हमारा अर्थ फ्लैट है नहीं। यह संभव तभी होगा जब हमारा अर्थ नीचे की तरफ झुक रहा है, तभी होगा। ऊंचाई पे जाओगे तो ज्यादा चीज दिखेगा। इसलिए हम लोग के जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं वो बहुत ऊंचाई पे फेंके जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर लें। इसलिए उसको जियो, आगे मैं बात करूंगा, सन सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, ये सारी चीजें। तो जितनी हाइट पे आप जा रहे हो अर्थ के ज्यादा हिस्से को आप देख पा रहे हो। तो दिस इज बिकॉज अर्थ इज स्फेरिकल। तो ये एक दूसरा एविडेंस आया कि भाई अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ स्फेरिकल है। फिर लोगों को इसमें भी आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट थे कि नहीं भाई ये कुछ और होगा, ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया होगा। हर चीज में तो काउंटर आर्गुमेंट होते ही हैं, कोई भी साइंस डेवलप होता है तो। अब हम नेक्स्ट आते हैं, अब तीसरी चीज देखते हैं। जब भी वोएजर्स जो थे समुद्र में जाते थे वोएज करने के लिए, तो अगर फ्लैट सरफेस होता पूरा अर्थ, तो कोई और नाव दूर से आ रहा है तो पूरा नाव दिखाई देगा आता हुआ, या दूर जाएगा तो लास्ट तक पूरा नाव दिखाई देगा। लेकिन एक्चुअल में होता क्या था कि जब कोई नाव आपसे दूर जाता था या आपके पास आता था तो सबसे पहले उस नाव का झंडा दिखाई देता है, फिर नाव और पास आता है तो उस नाव की अपर सरफेस दिखाई देता है, और पास आता है तो पूरा नाव दिखाई देता है। सेम चीज वापस बैक जाने में भी होता था। जब भी कोई दूर जा रहा है तो सबसे पहले नाव का जो बेस है वो गायब हो जाता था, और सबसे लास्ट में जो ऊपर का झंडा है वो गायब होता था। तो फिर लगा वोएजर्स को कि यार अगर फ्लैट सरफेस होता तो पूरा दिखाई देना चाहिए, ऐसा क्यों होता है जैसे कोई नीचे से उठ के आ रहा है और कोई नीचे जा रहा है। अगेन एन एविडेंस कि भाई अर्थ जो है फ्लैट तो नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहां पे। तो ये एक और एविडेंस आ गया अर्थ के स्फेरिसिटी से रिलेटेड, जो प्रूव करता है कि अर्थ इज ए स्फीयर, राइट। फिर भी कोई दिक्कत है लोगों को, और बात करते हैं भाई, और एविडेंस देते हैं। अब देखो, अर्थ अगर फ्लैट सरफेस होता तो एक जगह अगर सनराइज होती है तो वो सन जो है सब जगह दिखाई देना चाहिए पूरे अर्थ पे। ऐसा होना चाहिए ना, अगर फ्लैट सरफेस है, सूर्य अगर इधर है तो यहां भी सूर्य की रोशनी जा रही है, यहां भी जा रही है, यहां भी जा रही है, तो एक बार में इंटायर अर्थ पे डे या नाइट होना चाहिए, ठीक। बट ऐसा होता नहीं है, एक समय में कहीं पे डे होता है तो दूसरी जगह पे कहीं पे नाइट होती है। तो यहां इस कंडीशन को अब देखो, यहां पे डे हो रहा है, लेकिन ये वाला जो रीजन है, ब्लैक वाला रीजन, ये चूंकि सन के रेंज से बाहर है, रेंज से, तो यहां जो है इवनिंग नाइट वाला सिचुएशन है। तो ये जो डिफरेंट टाइमिंग ऑफ सनराइज एंड सनसेट्स होता है पूरे वर्ल्ड में, दैट इटसेल्फ इज एन एविडेंस दैट द अर्थ इज अ स्फीयर एंड नॉट अ फ्लैट एरिया सरफेस, राइट। तो ये एक और इसको हमें मिल गई एक एविडेंस। तो लोगों को फिर हुआ कि चलो भाई कोई नहीं, थोड़ा बहुत मान लेते हैं, लेकिन फिर उसमें भी अब उनको निकालना है कुछ प्रॉब्लम। नेक्स्ट आया लूनर इक्लिप्स। समझते हो क्या होता है? सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स नहीं पता है? अच्छा ठीक है, थोड़ा सा समझ लो इसमें सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स के बारे में। देखो, आपको पता है कि सन, अर्थ, मून सब घूम रहे हैं सब कुछ अपने अपने एक्सिस पे, अपने अपने ऑर्बिट पे घूमते घूमते कभी ऐसा हुआ, अब सन जो है वो तो स्टेडी है, सन है अपने जगह पे है, राइट। अर्थ है, ये भी रिवॉल्व कर रहा है, और अर्थ के चारों बगल कौन रिवॉल्व कर रहा है? मून। दिस इज मून। अब ये रिवॉल्व करते करते ऐसा होता है कि कभी कभी ये मून जो यहां पे है, यहां से ये आके इधर आ जाता है बीच में, अर्थ और सन के बीच में। तो जब भी आएगा तो जो सन रेज है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा इस मून से,
और इसकी वजह से जो हमको सन दिखाई देगा वो थोड़ा कटा दिखाई देगा, आधा दिखाई देगा, या एक सर्कुलर रिंग दिखाई देगा। दिस इज कॉल्ड सोलर इक्लिप्स। ये सोलर इक्लिप्स होता है जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाए, ये एक कंडीशन हो गया तो दिस इज कॉल्ड सोलर इक्लिप्स, जो हमें सूर्य ग्रहण बोलते हैं। सूर्य ग्रहण में सूर्य धुंधला दिखाई देता है, अंधेरा अंधेरा टाइप लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि बीच में मून आ गया है और मून का छाया पड़ रहा है अर्थ के ऊपर, जिसकी वजह से अंधेरा लगता है। पेड़ के नीचे, दीवार के पीछे अंधेरा थोड़ा लगता है ना, जहां सनरेज अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, सेम चीज ऐसा ही होता है। अब देखो दूसरा कंडीशन, दूसरे कंडीशन में सपोज मान लो कि अर्थ हो गया यहां पे और मून हो गया यहां पे। अब ये सन रेज जो होंगे इनको मून पे जाने से ऑब्स्ट्रक्ट करेगा कौन? अर्थ। मून को अपना लाइट होता नहीं है। कैसे हमें मून दिखाई देता है? क्योंकि सन की लाइट उसके ऊपर पड़ती है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों पे आता है हमारे, तो उसकी वजह से मून जो है एक लाइटिंग टाइप का दिखाई देता है, जैसे बल्ब जल रहा है कोई। तो लूनर इक्लिप्स के केस में क्या होता है कि ये सन रेज को अर्थ ऑब्स्ट्रक्ट करके और मून को के ऊपर छाया छोड़ता है। तो ये छाया हमें दिखाई देती है इन द फॉर्म ऑफ हाफ मून। कभी फुल मून डे के दिन आपको पूरा मून दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मून जो है हाफ होने लगता है और बहुत छोटा हो जाता है। लेकिन जो ये इसकी हाफ होता है या छोटा होता है तो वो ऐसा लीनियर नहीं होता है, वो सर्कुलर होता है। जैसे कि आपको ऐसा बन जाएगा, चांद बन जाता है। वो इसलिए बनता है कि ये चांद तो पूरा है, लेकिन ये वाला रीजन पे अर्थ का जो है छाया पड़ रहा है। तो अर्थ का जो छाया पड़ रहा है, इस पे शैडो पड़ रहा है। अगर अर्थ जो है फ्लैट सरफेस होता तो शैडो भी फ्लैट होती, जैसे कि हमारा शैडो हमारे शेप की तरह होता है, किसी ऑब्जेक्ट का शैडो उसकी शेप की तरह होता है। तो हमने ये देखा कि ये जो चांद पे स्फेरिकल शेप बन रहा है अर्थ का छाया, इसके मतलब कि जो हमारा अर्थ है वो स्फेरिकल शेप में है। अगर ये फ्लैट होता तो वहां पे फ्लैट बनता, कुछ ऐसा बनता चांद, गोल नहीं बन के, सॉरी गोल नहीं बन के कुछ ऐसा चांद बन जाता, ऐसा भी बन सकता था। बट स्फेरिकल बन रहा है, इसका मतलब है कि ये देखो, ठीक है। अब वहां समझ गए आप सोलर इक्लिप्स लूनर इक्लिप्स क्या होता है। अब इस पे देखो शैडो को। अब ये जो शैडो बन रहा है वो ऐसा बन रहा है, ये शैडो जो है अर्थ द्वारा चांद पे बनाया जा रहा है ड्यूरिंग द लूनर इक्लिप्स। सेम इज लाइक दिस। तो ये शैडो देख के हमें ये समझ में आया कि अर्थ जो है स्फेरिकल होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज द शैडो कार्व्ड आउट बाय द अर्थ ओवर द मून सरफेस इज सर्कुलर इन नेचर। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमको समझ में आ गया कि अर्थ जो है कहीं ना कहीं, जो लोग बोल रहे हैं कि स्फेरिकल है, स्फेरिकल हो सकता है। देयर इज नो डाउट इन इट। फिर कुछ लोगों ने मान लिया कि चलो भाई मानते हैं, बट और एविडेंस चाहिए। फिर हमारे पास आया क्या? टेलीस्कोप। तब तक अब टेलीस्कोप का खोज होने लगा। तब तक हम लोग जो है प्लैनेटरी बॉडीज को देखने लगे टेलीस्कोप से। तो जब हमने प्लैनेटरी बॉडीज को देखना स्टार्ट किया तो हमने क्या देखा कि जो भी प्लैनेटरी बॉडीज को हम देख रहे हैं सोलर सिस्टम के अंदर, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज को हम देख रहे हैं, वो सब स्फेरिकल ही दिखाई दे रहे हैं। ये सन है, ये सन भी स्फेरिकल है। ये ओरिजिनल पिक्चर्स हैं सन के, सब ये नासा के साइट से निकाले हुए हैं। तो ये सन जो है ये दिख रहा है कि ये स्फेरिकल है। ये मून जो है ये दिख रहा है तो ये भी स्फेरिकल है। दिस इज मून, दिस इज सन, ये भी स्फेरिकल है। वेनस को हम देख रहे हैं वो भी स्फेरिकल है। मार्स को देख रहे हैं वो भी स्फेरिकल है। तो भाई हमारा अर्थ एक्सेप्शन थोड़ी है कि वो फ्लैट सरफेस होगा। जब जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं हम ये मान चुके हैं कि सब साथ में सबका इवोल्यूशन हुआ, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया, तो ऑफ कोर्स अर्थ भी उसी तरह का होगा, स्फेरिकल होगा। तब लोगों को समझ में कि हाँ ये तो बात है भाई, अब तो हमको सीधा दिखाई दे रहा है। अब तक तो हम क्या कर रहे थे? प्रेडिक्ट कर रहे थे। अब तक हम एज्यूम कर रहे थे कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अब हमें डायरेक्ट एविडेंस दिखने लगे। तो 90% लोगों ने मान लिया। अब फाइनली एंड लास्टली हमें क्या मिला? सैटेलाइट इमेजेस। हमने सैटेलाइट्स भेजना स्टार्ट किया। जब हम सैटेलाइट्स भेजने लगे मून पे, स्पेस में, तो वहां से जो पिक्चर हमें आने लगी अर्थ की, वो सीधा सीधा क्लियर कर दिया कि अर्थ इज ए स्फेयर, अर्थ इज ए स्फेयर। अब ये जो पिक्चर्स हैं ये नासा के सैटेलाइट से खींची हुई अर्थ की पिक्चर है।
तो इससे सीधा दिख रहा है कि ये जो है अर्थ स्फेरिकल है, और ये रशियन सैटेलाइट से खींची हुई हाई मेगापिक्सल पिक्चर है। तो ये पिक्चर से हमें सीधा सीधा दिखने लगा कि यस द अर्थ इज स्फेरिकल इन नेचर। और जो पिक्चर्स खींचे जाते हैं वो डिफरेंट फ्लाईबाइज से खींचे, फ्लाईबाई एक पाथ को बोलते हैं, सैटेलाइट की जो पाथ होती है ना डिफरेंट डिफरेंट, उसको फ्लाईबाइज बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल मतलब लैंग्वेज में, टर्म्स में। तो डिफरेंट फ्लाईबाइज से जब हम फोटो खींच के और उसको मॉर्फ करके उसको जब जोड़ के हम देखते हैं तो हमारा अर्थ स्फेरिकल दिखने लगा। तो हेंस लास्टली इट इज प्रूव्ड दैट द अर्थ इज हैविंग द स्फेरिकल स्ट्रक्चर, स्फेरिकल शेप। तो इस तरह से हम जो है अर्थ को स्फेरिकल समझ पाए। अब इसमें क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है, ये तो बहुत छोटी सी चीज है, बचपन से आप जानते हो कि अर्थ इज ए बॉल, अर्थ इज ए स्फेयर। यूपीएससी के एक बहुत पुरानी आदत है क्वेश्चन पूछने की, कभी कुछ वो लोग इस तरह के कभी पूछते हैं क्वेश्चन कि अर्थ स्फेयर है तो कौन कौन सा एविडेंस प्रूफ करता है कि अर्थ स्फेयर है। 4-5 इसमें आपको ऑप्शन में दे देंगे, 1 2 1 2 एंड 3, 1 3 एंड 4। तो इसमें आपको ये पांचों चीज याद रखना है कि ये जो मैंने 5 हेडिंग्स दी हैं आपको, एविडेंस ऑफ अर्थ स्फेरिटी में सरकम नेविगेशन ऑफ द अर्थ, दिस इज वन ऑफ द एविडेंस। दूसरा एविडेंस मैंने दिया है द सर्कुलर हॉरिजॉन, ये दूसरा एविडेंस आपका होगा। तीसरा एविडेंस शिप्स विजिबिलिटी, ये तीसरा एविडेंस होगा। उसी तरह से चौथा एविडेंस आपका होगा सनराइज एंड सनसेट टाइमिंग्स। ये सारी कुछ इंडिकेट करती हैं कि अर्थ इज ए स्फीयर। तो आपको ये ऑप्शंस में दिया जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन इंडिकेट दैट अर्थ इज ए स्फीयर। तो आपको ये याद होना चाहिए कि कौन कौन सा, द लूनर इक्लिप्स, ये भी एक इंडिकेट करता है। उसी में आपको एक ऑप्शन दे देगा सोलर इक्लिप्स। डज इट इंडिकेट? नो, क्योंकि सोलर इक्लिप्स में तो उल्टा अर्थ पे छाया पड़ रहा है, तो यहां के हम लोग को मून के बारे में तो कुछ नहीं पता चल रहा है। तो ये जो चीजें हैं वो मेन आपको बताते हैं कि अर्थ इज ए स्फीयर। तो दैट इज ऑल अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ, की शेप ऐसा है अर्थ का, राइट। तो एक चीज क्लियर हो गई ज्योग्राफी में कि हाँ भाई अर्थ तो हमारा स्फेरिकल है। हाँ बनती है, तो उसका ये पता चल रहा है ना हमें कि मून जो है सर्कुलर है। जैसे सन पे जो छाया बनती है, रिंग बन रहा है, दैट इंडिकेट्स दैट द मून इज स्फेरिकल। अब हमें अर्थ पे जो छाया पड़ रहा है वो तो हम बाहर से जाके स्पेस में देखेंगे ना कि हाँ अर्थ पे छाया पड़ रहा है। बिल्कुल मानेंगे। प्लेनेटरी बॉडीज डज नॉट मीन प्लेनेट। प्लेनेटरी बॉडीज मीन्स एवरीथिंग दैट इवॉल्व विद द प्लैनेट्स, समझे। तो प्लेनेटरी बॉडीज को प्लैनेट से ये मत करना कि ओनली प्लैनेट्स विल बी कॉल्ड प्लेनेटरी बॉडीज। ये एक टर्म होता है, अम्ब्रेला टर्म होता है। सन को भी प्लेनेटरी बॉडीज मानते हैं, एस्ट्रॉइड्स को भी प्लेनेटरी बॉडीज मानते हैं। तो एवरीथिंग इन द सोलर सिस्टम इज अ प्लेनेटरी बॉडीज, राइट। ओके, तो हमारा ये पहला एक शेप ऑफ द अर्थ क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट जो टॉपिक और नेक्स्ट जो डिस्कशन, हाँ इसमें एक बात याद रखना कि ये जो शेप ऑफ द अर्थ है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम फुटबॉल की तरह एकदम स्फीयर ऐसा होगा अर्थ। अर्थ के शेप को एक स्पेशल टर्म दिया गया है, जियोइड शेप। जियोइड का मतलब होता है जियो लाइक। जियो लाइक मीन्स अर्थ लाइक। तो जियोइड शेप क्या होता है कि इसका जो दो ये होगा वो फ्लैटेंड होगा, पोल्स। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल फ्लैटेंड होते हैं, और इक्वेटर के पास ये बल्ज होता है, मतलब थोड़ा सा ऐसे बल्ज टाइप होता है। तो अर्थ इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा थोड़ा होता है, दो साइड से थोड़ा सा निकला हुआ और ऊपर और नीचे फ्लैटेंड। जो फ्लैटेंड सरफेस होता है वो क्या होता है, वो पोल्स होते हैं, और ये दोनों जो होता है वो इक्वेटर का पार्ट होता है। एंड इट इज ड्यू टू द रोटेशन। ये जो स्पीड ऑफ रोटेशन होती है ना, अभी तो रोटेशन की स्पीड कम हो गई है। जब अर्थ बना था और ये रोटेशन स्टार्ट हुआ था तो बहुत हाई स्पीड में अर्थ रोटेट कर रहा था। 6 घंटे में दिन और रात सारे पूरे हो जाते थे। अभी हम डिस्कस करेंगे। तो उसकी वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था, फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल के अपोजिट बाहर साइड में सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये बल्ज बन जाता था, और उसकी वजह से हमारा अर्थ का ऐसा शेप हो गया। तो दिस इज जियोइड, दिस इज नॉट परफेक्ट स्फीयर, ठीक है। तो ये तो एक चीज क्लियर हो गई हमारी कि चलो ठीक है, अर्थ के बारे में हम समझ गए कि अर्थ जो है स्फेरिकल है। अब देखो कि दूसरी समस्या जो लोगों के पास आई, जो हमारे ज्योग्राफर्स के पास आया, वो आया लोकेशन बताने का, कि कहीं पे भी अर्थ जो है सब जगह एक ही जैसा दिख रहा है हर तरीके से, ठीक है। कहीं से कोई कोना नहीं दिख रहा है, कहीं से कोई बाहर निकला हुआ नहीं, मतलब छोड़ दो उसको इक्वेटर को और पोल को, वो हल्का हल्का
उसके अलावा अगर तुम कंसीडर करो एक अम्ब्रेला टर्म्स में, तो ये परफेक्ट स्फेयर की तरह है। तो हमें कहीं से कुछ दिख नहीं रहा है जिसको कि हम रेफरेंस माने कहीं का लोकेशन बताने के लिए। जैसे आपको एड्रेस आप कुछ भी लिखते हो तो एक लैंडमार्क देते हो कि फलाने सिनेमा से 300 मीटर साउथ, फलाने बिल्डिंग से 200 मीटर ये। तो सबसे बड़ी चैलेंज जो थी हमारे अर्थ पे वो ये थी कि हम लैंडमार्क क्या बनाएं, किससे हम लोकेशंस मापें। कि कोई चीज को अगर लोकेट करना है कि लंदन कहां है अर्थ पे, तो आप क्या बोलोगे, कुछ तो होना चाहिए ना कि इतने डिग्री नॉर्थ में है, इतने डिग्री ईस्ट में है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट डिग्री किससे कैसे नापेंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे पास कि हम इसको डिवीजन कैसे करें। राइट, आपने बचपन में 10th क्लास में ग्राफ्स पढ़े होंगे। 10th के में आप लोग को आई होप कि एवरीबॉडी हैज स्टडीड मैथ्स टिल क्लास 10th। क्लास 10 तक तो सभी लोगों ने पढ़ा है। आपने एक ऐसा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपने पढ़ा होगा, याद है? थोड़ा सा उसको याद करो। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, उसमें विजुअल एबिलिटी की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये जो हम जो भी पढ़ा रहे हैं सब कुछ 3D में चल रहा है। आपको बोर्ड 2D है कोई भी चीज, तो आपको ना इसको विजुअलाइज करने की जरूरत है कि हम हर चीज को विजुअलाइज करें। तो इसको थोड़ा सा ना विजुअल एबिलिटी को ध्यान में रखिएगा। मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि 6th क्लास का एनसीईआरटी पढ़ के आने के लिए, आप लोग पढ़ के आए हैं उसको? कोई बात नहीं, लेकिन जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, एक दिन पहले मैं बता रहा हूं कि एनसीईआरटी का ये चैप्टर पढ़ लो, तो एटलीस्ट आप एक बार रीडिंग लेके आओ ताकि आपको ना ज्यादा समझ में आएगी चीजों को, या फिर यहां से जाके पढ़ के वीडियो देखना और ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो हमने जो है 10th क्लास में एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का पढ़ते थे हम लोग। ये एक्स एक्सिस हुआ करता था, ये वाई एक्सिस हुआ करता था। राइट, और ऐसे छोटे छोटे लाइंस बने होते थे। वो ग्राफ वाला पेज देखे हो जो छोटे छोटे नेटवर्क्स लाइंस के बने होते हैं, और किसी भी पॉइंट को लोकेट करते थे। जैसे 3 4 लोकेट करना था, 3 4 कोऑर्डिनेट्स दिए होते थे, तो हम देखते थे कि एक्स एक्सिस से 3, वाई एक्सिस से 4, और यहां पे पॉइंट को कनेक्ट कर देते थे 3 4। इसको बोल देते थे कि ये 3 4 पॉइंट है। राइट, तो ये 3 4 पॉइंट बताना, कहीं पे भी लोकेट करना, इसके लिए आप क्या कर रहे हो, 2 रेफरेंस से लोकेट कर रहे हो, एक एक्स एक्सिस से, एक वाई एक्सिस से, कि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, वाई एक्सिस से कितनी दूर है। तो ये एक तरह से आप क्या कर रहे हो, तो एक लीनियर डिस्टेंस बता रहे हो फ्रॉम द सेंटर, और एक बीच में सेंटर आप ये कर रहे हो कि इस सेंटर से ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे 3 मीटर है, वाई एक्सिस पे 4 मीटर है। तो ये तो एक फ्लैट सरफेस हुआ, 2 डायमेंशनल हुआ, फ्लैट सरफेस हुआ। ये काम आप जब स्फीयर में करोगे, एक 3 डायमेंशनल में करोगे, तो ये जो लाइंस आपको दिख रहे हैं ये एक सर्कल बन जाएंगे, और ये जो पॉइंट है वो अर्थ के अंदर सेंटर बन जाएगा। अब आपको इमेजिन करो, दिस इज अ 2 डायमेंशनल। अब इसको आप उठाओ और एक स्फीयर बनाओ, तो ये जो लाइन है वो आपको एक सर्कल बन जाएगा। ये जो एक्स एक्सिस है वो भी एक सर्कल बन जाएगा, और ये सेंटर अंदर चला जाएगा। दिस इज लाइक, विजुअलाइज कर पा रहे हो इस चीज को? आर यू विजुअलाइजिंग दिस? तो ये होता है आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। इस तरह से डेवलप हुआ हमारा, क्योंकि हमें जरूरत थी कुछ रेफरेंस की जिसके थ्रू हम लोकेट कर सके अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस। तो जो भी चीजें हैं ये 3 4 एक्स एक्सिस से इतना दूर, वाई एक्सिस से इतना दूर, ये सब लीनियर डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये 2 डायमेंशनल इमेज है। जब हम इसको 3 डायमेंशनल में बात करेंगे तो ये जो लीनियर डिस्टेंस है ये एंगुलर डिस्टेंस में चेंज हो जाएगा। थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आपका लीनियर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस, जैसे सपोज मान लो ये है 2 पॉइंट है, पॉइंट ए पॉइंट बी, ये सेंटर हो गया सपोज मान लो। आपसे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में लीनियर डिस्टेंस पूछा जाए तो ये आपका लीनियर डिस्टेंस हो गया। राइट, और पूछा जाए कि एंगुलर डिस्टेंस क्या है, तो किसी सेंटर के थ्रू ये हो गया एंगुलर डिस्टेंस। राइट, एंगुलर डिस्टेंस ये हो गया थीटा। तो उसी तरह से ये जो आप लोकेट कर रहे हो 3 4 4 5, ये सब लीनियर डिस्टेंस लोकेट कर रहे हो, क्योंकि ये एक 2 डायमेंशनल सरफेस है। वही जब आप 3 डायमेंशनल में इसको करोगे, अर्थ की कंसिडरेशन में आप करोगे, तो वो एक एंगुलर डिस्टेंस को शो करता है। अब थोड़ा बहुत ये एंगुलर डिस्टेंस लीनियर डिस्टेंस कंफ्यूज कर रहा होगा आपको, क्योंकि मैथमेटिक्स में थोड़ा ये होता है ना कि बहुत पहले छूट गया मैथमेटिक्स, तो इसमें दिक्कत आ रही है। बट धीरे धीरे डोंट वरी, अभी अगला फिगर आएगा तो आप समझ जाओगे। तो ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते क्या हैं? सबसे पहली बात है कि ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं जो ड्रॉ कर किए जाते हैं अर्थ के सरफेस पे टू लोकेट प्लेसेस ओवर द ग्लोब। इसको लोकेट करने के लिए प्लेसेस को हम जो ये इमेजिनरी लाइंस बनाते हैं। लेकिन ये इमेजिनरी लाइंस बनाते हैं तो बनाने से पहले हमें एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरह रेफरेंस लाइन चाहिए कि एक्स एक्सिस हम किसको मानेंगे, वाई एक्सिस किसको मानेंगे। तो हमें ये पता है कि थोड़ा बहुत जो रेफरेंस है वो हमारा ये है कि ये एक पोल है और ये एक पोल है। ठीक है, 2 पोल है। राइट, अब हम
क्या सोचे कि अर्थ को एक ऐसा लाइन बनाते हैं, ऐसा सर्कल बनाते हैं जो अर्थ को दो भाग में बांट दे, 2 इक्वल पार्ट्स में अर्थ को बांट दे। तो इससे हमको पता चला कि ये जो है बीचों बीच अगर एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं अर्थ के चारों तरफ, सपोज ये अर्थ समझो आप, तो चारों तरफ अगर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो नॉर्थ पोल साउथ पोल लिए हुए दो भाग में अर्थ बट जाएगा। तो ये जो लाइन ड्रॉ किए ये हो गया आपका इक्वेटर, इसको इक्वेटर बोला गया। और इसको जो है हम 0 डिग्री मान लिए कि ये जो है 0 डिग्री हो गया हमारा। अब जो भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे इसी के रेफरेंस में ड्रॉ करेंगे। अगर ऊपर ड्रॉ करेंगे तो नॉर्थ लेटीट्यूड कहला जाएगा, नीचे ड्रॉ करेंगे तो साउथ लेटीट्यूड कहला जाएगा। तो ये नॉर्थ और साउथ लेटीट्यूड जो बने हैं, 10 डिग्री लेटीट्यूड नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, ये जो डिग्री है 10, 20, 30, ये इस 0 डिग्री के रेफरेंस में है। 0 डिग्री हमने एज्यूम कर लिया क्योंकि ये जो है सबसे बड़ा सर्कल होगा जो कि अर्थ को दो भागों में बांटता है। उसके ऊपर वाले जितने सर्कल होंगे छोटे होते जाएंगे ऊपर जाओगे तो इसलिए हमने इसको एक रेफरेंस बना लिया। तो एक साइड का तो हमने रेफरेंस बना लिया, एक्स एक्सिस हमने बना लिया, लेकिन हमको एग्जैक्ट लोकेशन के लिए एक वाई एक्सिस भी चाहिए, क्योंकि केवल हम एक ही एक्सिस रखेंगे तो हमारा लंदन हो या जापान का टोक्यो हो, दोनों सेम लेटीट्यूड पे पड़ जाएगा और फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। सेम 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पे यहां भी का भी कुछ पड़ेगा, यहां का भी पड़ेगा जगह। तो हमें एक वर्टिकल भी एक्सिस चाहिए इसको ठीक करने के लिए और इसको प्रिसाइज करने के लिए। तो वर्टिकल एक्सिस के लिए हमको लॉन्गिट्यूड की जरूरत पड़ी। लेटीट्यूड हमने बनाया एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए, एक वर्टिकल एक्सिस के लिए हमने लॉन्गिट्यूड बनाया। अब लॉन्गिट्यूड बनाने में एक प्रॉब्लम आ गई, लेटीट्यूड बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि लेटीट्यूड में एक ऐसा सर्कल था जो इक्वेटर का काम कर दिया, जो दो भाग में अर्थ को बांट दिया। अब लॉन्गिट्यूड बनाने में हमको नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करके हमें लाइंस बनाने थे, ठीक है। तो इसको जब हम दो भाग में बांट के ऐसे बनाने की कोशिश कर रहे थे तो हमारे लोकेशन सही से नहीं आ रहे थे। हमको एक चाहिए था कि लाइन इधर से ड्रॉ करे 0 डिग्री और उसके अपोजिट साइड भी ड्रॉ करे 360 डिग्री को शो करने के लिए। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि आप इसको कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो सब लाइन बराबर है, सब लाइन एक जैसा है, किसको आप 0 डिग्री मानोगे? यहां तो आपके पास था कि इक्वेटर सबसे बड़ा है इसलिए इसको 0 डिग्री मान लिए, लेकिन यहां दिक्कत थी कि हम 0 डिग्री माने किसको, किसको रेफरेंस बनाएं, किसके रेफरेंस में हम मापें? सब एक जैसे हैं, इस पे सारे लाइंस जो हैं बराबर हैं, सब इक्वल लेंथ के हैं, जितने भी मेरिडियंस हैं। तो इससे क्या हुआ, अब दिक्कत आई। अब जैसे डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज थे, सब चाहते थे कि हमारे यहां से गुजरे 0 डिग्री, ताकि हमारा जो है एक ये हो जाएगा, स्टेबिलिटी हो जाएगी। अब क्यों, इसका क्या फायदा है, मैं आगे बात करूंगा जब टाइम जोन और डेड जोन की बात करूंगा। तो उस टाइम में ब्रिटेन की डोमिनेंस थी, ब्रिटिश जो थे वो सब जगह, मतलब उनका पूरे साम्राज्य था। ये बात है 1852 की, 1852 की। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहां ब्रिटेन में लंदन के पास एक ग्रीनविच जगह है, तो ग्रीनविच के पास ब्रिटिश रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन है, एक जगह है जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस को देखता था। तो काफी सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस उसके अचीवमेंट रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट उसके मेंबर थे। तो ब्रिटेन ने क्या किया, उसने बोला कि एक काम करो, इतने बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन जिस जगह पे है उसी जगह से स्टार्ट करते हैं। और वो जगह कहां था, लंदन में था, लंदन के पास ग्रीनविच है। तो इसीलिए ग्रीनविच से गुजरने वाली लाइन, मतलब कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल के कनेक्टेड एक लाइन होगा जो ग्रीनविच से गुजरेगा, उसको हम 0 डिग्री मेरिडियन मानेंगे और उसी से हम रेफरेंस स्टार्ट करेंगे पूरे अर्थ का। वहीं से 0 डिग्री, 10 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट वेस्ट, सब वहीं से हम शुरू करेंगे। मतलब जो हमारा वाई एक्सिस था, जो हमें जरूरत थी, वो यहां मिल गई, राइट। और इसी के अपोजिट में जो है वो 180 डिग्री होगा। तो इसको हमने प्राइम मेरिडियन बोल दिया। क्यों? क्योंकि ये हमारा रेफरेंस है, इसी से हम सब कुछ नाप रहे हैं। और इसके अपोजिट वाले को हमने एंटी मेरिडियन बोल दिया, राइट। तो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, 180 डिग्री एंटी मेरिडियन। अब इस प्राइम मेरिडियन से ये ईस्ट डायरेक्शन में और एक वेस्ट डायरेक्शन में हम लाइन बनाना स्टार्ट किए। जो ईस्ट में बनाते थे वो 30 डिग्री ईस्ट, 40 डिग्री ईस्ट, 50 डिग्री ईस्ट होने लगा। जो वेस्ट में बनाते थे वो 10 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, और ये दोनों जाके 180 डिग्री पे खत्म हो जाते थे। 180 डिग्री ईस्ट होता था, इधर 180 डिग्री वेस्ट होता था। तो 180 मिला के 360 हो गया पूरा अर्थ। एक पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री होता है ना, पता है आप लोगों को हल्का फुल्का ज्योमेट्री में। तो ये पूरा 360 ये कवर हो गया हमारा। और इधर जो है हमारा ऊपर तक 90 तक, इधर तक 90 तक कवर हो गया।
तो इस तरीके से हमारा पूरा नेटवर्क बन गया, जैसे ये ग्राफ में नेटवर्क होता था ना, उसी तरह से एक पूरा ग्रिड बन गया, नेटवर्क बन गया अब लोकेट करने के लिए। तो ये जो है लोकेट करने के लिए हमने लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स बनाए। अब आपको जो थोड़ा सा एंगल वाला कंफ्यूजन था कि ये कैसे हम 10 डिग्री नॉर्थ को कैसे, इसी को हम क्यों 10 डिग्री नॉर्थ बोले, इसी को क्यों 20 डिग्री नॉर्थ बोले, ये 10 डिग्री 20 डिग्री किससे नाप रहे हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा। इधर भी 10 डिग्री 20 डिग्री किससे नाप रहे हैं। तो आप नेक्स्ट इमेज देखो, नेक्स्ट इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये देखो, ये 3 डायमेंशनल इमेज है। ये हो गया आपका इक्वेटर 0 हो गया, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इक्वेटर से सेंटर को एक लाइन कनेक्ट करें हम, ठीक है, और पूरे अर्थ सरफेस पे जो जहां जहां है उतने एंगल को हमने उतना डिग्री मान लिया। जैसे मान लो ये वाला रीजन जो है वो सेंटर से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड हो गया। ये एंगल जो है 45 डिग्री बना रहा है, तो 45 डिग्री लैटिट्यूड हो गया। उसी तरह से जो हमारा नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इस लाइन से, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो इस तरह से पूरे अर्थ को हम नॉर्थ लैटिट्यूड और साउथ लैटिट्यूड में बांट दिए, चारों बगल। ये आप 1-2 डायमेंशनल में मत सोचो, 3 डायमेंशनल में सोचो। सब जगह पूरे अर्थ को हम 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे में बांट दिया हमने, राइट। तो ये हो गया हमारा इस तरह से लैटिट्यूड्स का बांटना। तो लैटिट्यूड्स के बारे में आपसे पूछा जाए कि वो क्या है, तो ये एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट है ऑन द अर्थ सरफेस। अगर कोई भी लैटिट्यूड को देखोगे तो वो एक क्या है, वो अर्थ सरफेस पे एक एंगुलर डिस्टेंस है इक्वेटर से, कि इक्वेटर से कितना एंगुलर डिस्टेंस है वही लैटिट्यूड है। इसीलिए इसको एंगुलर डिस्टेंस हमेशा याद रखना। किसी भी पॉइंट का एंगुलर डिस्टेंस जो होता है वो अर्थ सरफेस से जो सेंटर से मापा जाता है वही लैटिट्यूड होता है। कोई दिक्कत? अब लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो सारे इक्वेटर से पैरेलल होते हैं। इक्वेटर 0 डिग्री होता है, पोल्स 90 डिग्री होता है, और सारे लैटिट्यूड्स जो है इक्वेटर से पैरेलल होते हैं। तो जो सर्कल होता है लैटिट्यूड्स का, एक सर्कल, उसमें सबसे बड़ा सर्कल कौन होगा? इक्वेटर होगा, 0 डिग्री जो है। और जैसे जैसे ऊपर चले जाओगे तो छोटा होता जाएगा सर्कल। तो आप एक फुटबॉल लो, सबसे बड़ा जो सर्कल होगा वो हमारे अर्थ का इक्वेटर हो गया, और उसके ऊपर वाले जो सर्कल्स हुए वो सब छोटे 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 होते हुए पोल पे जाके सबसे छोटा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पूरा लैटिट्यूड्स को बांट दिया। कोई दिक्कत? अब 1 डिग्री लैटिट्यूड में ऊपर से नीचे जाने में कितना जमीन पे डिस्टेंस होता है ये मापा गया। जैसे 30 डिग्री लैटिट्यूड है और 31 डिग्री लैटिट्यूड है, दोनों के बीच में सपोज मान लो ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे ये जो है 30 डिग्री लैटिट्यूड है, ये 31 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना होगा? तो वैसे तो ये थोड़ा बहुत बढ़ता घटता है इक्वेटर से पोल के बीच में, लेकिन ऑन एन एवरेज ये 69 माइल्स होता है, याद रखना। 69 माइल्स ऑन एन एवरेज जो है ये होता है लैटिट्यूड। एक सेकंड, 69 माइल्स, ठीक। तो हर 1 डिग्री लैटिट्यूड पे हम 69 माइल्स जो है डिस्टेंस चेंज कर लेंगे। तो ये बताओ कि अगर 69 माइल्स डिस्टेंस 1 डिग्री पे होता है तो 69 माइल्स तो काफी ज्यादा डिस्टेंस हो गया। हमारा दिल्ली, हमारा फरीदाबाद, गुड़गांव सब 69 माइल्स में आ जाएगा। तो अगर सबके कोऑर्डिनेट्स हमको देने होंगे तो सबके सेम लैटिट्यूड हो जाएंगे। दिल्ली का भी वही होगा जो फरीदाबाद का होगा, जो आपका गुड़गांव का होगा, क्योंकि 69 माइल्स में ही सब आ जा रहे हैं। तो इस एक लैटिट्यूड को भी हमको बांटने की जरूरत पड़ी और प्रिसाइज लोकेशन लगाने के लिए। जैसे 1 किलोमीटर को मीटर में बांटते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में बांटते हैं, तो उसी तरह से 1 लैटिट्यूड इज इक्वल टू 60 मिनट्स। इसको मिनट्स बोलते हैं जो इसको बांटते हैं। तो एक लैटिट्यूड जो है 60 मिनट का होता है। तो एक लैटिट्यूड डिस्टेंस अगर 69 माइल्स को कवर करता है तो 1 मिनट कितना कवर करेगा? 69/60, तो अराउंड 1.1 माइल्स को कवर करेगा, ठीक है। तो 1.1 माइल्स पे जो है हमारा मिनट चेंज हो जाएगा। लैटिट्यूड भले ही सेम रहेगा, मिनट चेंज हो जाएगा। इसको और प्रिसाइज करने के लिए, अब 1 माइल्स भी तो एक बड़ा 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस हुआ। किसी बिल्डिंग को ही लोकेट करना है कि एग्जैक्टली किस जगह पे है, तो 1.5 किलोमीटर तो बहुत बड़ा हुआ। तो इसको फिर बांटा गया 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो इस तरीके से हमने छोटे छोटे भागों में लैटिट्यूड्स को बांट दिया। एक लैटिट्यूड बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स। तो अब जो हमारा डिस्टेंस हो गया वो 10-20 मीटर वाला हो गया। तो ये अब ठीक है, इतना जो है प्रिसाइज लोकेशन हम एक एक बिल्डिंग का बता सकते हैं कि ये कितने डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है, कितने लैटिट्यूड, कितने डिग्री, कितने मिनट, कितने सेकेंड्स। तो आप कोई भी पॉइंट का अर्थ पे जब आप एड्रेस देखते हो तो कुछ ऐसा लिखा होता है 30 डिग्री 40 मिनट्स 24 सेकेंड्स। तो वो एग्जैक्ट अब लोकेशन आ गया।
ये नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट की बात हो रही है, अभी ईस्ट वेस्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस तरह से लिखा हुआ आता है, तो ये हमारा मेजरमेंट का तरीका हो गया, और ये हमारा लीनियर डिस्टेंस हो गया 2 लैटिट्यूड 2 डिग्री के बीच में। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है, आगे हम क्लाइमेटोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं ऊपर से नीचे, वो हमारे क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं। जैसे ऊपर लैटिट्यूड आप बढ़ते जाओगे पोल की तरफ तो आप ठंडा होता जाएगा, इक्वेटर की तरफ बढ़ते जाओगे तो टेम्परेचर मीन टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। तो वो ऐसा क्यों होता है? वो होता है कि सन के साथ अलाइनमेंट की वजह से, जो हमारा अर्थ का एक्सिस जो टिल्ट होता है और सन के साथ जो अलाइनमेंट होती है हमारी, इसकी वजह से होती है। इसकी बात हम डिटेल में करेंगे क्लाइमेटोलॉजी में। बस अभी आप इतना याद रखो, ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो डिमार्केट करते हैं क्लाइमेट्स को। जब 10 डिग्री लैटिट्यूड और 30 डिग्री लैटिट्यूड दोनों के बीच के क्लाइमेट में फर्क होगा, वहां जो है कुछ और मौसम होगा, क्लाइमेट होगा, 10 डिग्री पे कुछ और होगा, 0 पे कुछ और होगा। तो लैटिट्यूड के ऊपर नीचे जाने से हमारा क्लाइमेटिक एलिमेंट्स का वेरिएशन होता है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिट्यूड्स। कोई दिक्कत? देखो, इतने डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का जो कंसेप्ट है वो एक्चुअल में क्या होता है वो 90% लोगों को नहीं पता है। ज्योग्राफी में लोग जानते हैं कि हाँ 30 डिग्री लैटिट्यूड होता है, 35 डिग्री होता है, 40 डिग्री, लेकिन एक्चुअल में लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। और ये सारे क्वेश्चंस ना इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे यूपीएससी के इंटरव्यू में ले लो, पीसीएस के इंटरव्यू में ले लो। हम लोग ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते थे जब हमारा इंटरव्यू था यूपी पीसीएस की, तो उस ट्रांसक्रिप्ट में एक मौर्या सर का बोर्ड था, वो हमेशा अक्सर बच्चों से पूछते थे कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो बच्चे बोलते थे कि सर वही होता है सर 30 डिग्री 40 डिग्री। नहीं, एग्जैक्ट बताओ क्या होता है लैटिट्यूड। तो ये सब जो एंगुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सरफेस, ये सारी चीजें तुमको बतानी चाहिए थी कि ये जो इक्वेटर से और जो सेंटर के बीच की लाइन है उससे कितना एंगुलर डिस्टेंस है, यही लैटिट्यूड है। तो ये एग्जैक्ट प्रिसाइज्ड पता होना चाहिए आपको कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, और इसके क्या सिग्निफिकेंस हैं, वो क्या सिग्निफाई करते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं, क्या वेरिएशंस को ये दिखाते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए इसकी क्लैरिटी बहुत जरूरी है आगे आपको पढ़ने के लिए, राइट। तो इसको क्लियर रखना हमेशा। ये पेट क्वेश्चन है इंटरव्यू का, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में। अब अबाउट लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड समझ गए आप कि कैसे वो जो है एंगल होता है, उसी तरह से ये जो लॉन्गिट्यूड होता है ये भी एक तरह से क्या होता है, एंगुलर डिस्टेंस होता है। लेकिन वो इक्वेटर से जो एंगुलर डिस्टेंस था ये प्राइम मेरिडियन से होता है। मैंने बताया ना कि इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरह है, एक रेफरेंस की तरह है, इससे हम मापते हैं। और इन दोनों को इसीलिए हम 0 डिग्री बोल देते हैं, इक्वेटर को 0 डिग्री बोल देते हैं, इधर प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री बोल देते हैं। इक्वेटर जो होता है वो उसके ऊपर नीचे नॉर्थ साउथ होता है, इसके आगे पीछे ईस्ट वेस्ट होता है। तो पूरी तरह से जो डायरेक्शन है जो वो आ जाता है हमारा। तो ये देख लो कि 0 डिग्री हमारा प्राइम मेरिडियन है। ये इस 0 डिग्री को हम एक सेंटर से लाइन से कनेक्ट करते हैं। अब इससे जो है कोई भी मेरिडियन ईस्ट में या वेस्ट में वो कितना है ये डिपेंड करता है कि वो कितना एंगल बना रहा है। सपोज मान लो ये 135 डिग्री वेस्ट है, तो इस लाइन का जो एंगल होगा, ये लाइन जो कनेक्ट करेगा सेंटर से और जो 0 मेरिडियन कनेक्ट किया है सेंटर से, इन दोनों के बीच में 135 डिग्री होनी चाहिए। समझ में आ रही है? जैसे मान लो हम यहां खड़े हैं, तुम वहां खड़े हो, ठीक है, हमारे बीच तो चलो सेकंड्स का फर्क होगा, वो तो डिग्री बहुत बड़ी चीज हो गई, ठीक है। लेकिन तुम्हारे जगह से और मेरे जगह से एक लाइन खोद के सेंटर में ले जाया जाए तो हम दोनों का जो लाइन ऐसे मिलेगा इस तरह से, तो वो जो एंगल बनाएगा वही लॉन्गिट्यूड होता है। तो वो बताएगा कि तुम कितने ईस्ट हो, हम कितने ईस्ट हैं, या तुम कितने वेस्ट हो, हम कितने वेस्ट हैं। किससे? प्राइम मेरिडियन से। समझ में आ रही है बात है? अब मान लो एक ये तो हो गया 135, बहुत बड़ा होगा। सपोज बीच में हम एक और लाइन दे रहे हैं ऐसे, ये सपोज मान लो 60 डिग्री है, ये लाइन जो है इस लाइन से 60 डिग्री है, सपोज 60 डिग्री है ये, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री ईस्ट और ये हो गया 135 डिग्री ईस्ट, राइट। तो ये 60 135 बीच में बहुत सारे 90 100 110 115 सब बीच में इस तरह से छोटे 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 एक एक डिग्री में पूरा अर्थ कवर हो जा रहा है। और जैसे ये 1 डिग्री होता है तो ये भी बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, ठीक है। तो इसी तरह इसको भी हम बांटे गए हैं किसमें? मिनट्स में और सेकंड्स में। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स। और जो भी लॉन्गिट्यूड्स भी बताए जाते हैं वो भी इसी तरह बताए जाते हैं, 30 डिग्री 50 मिनट 30 सेकंड, ऐसे बताए जाते हैं। जनरली कोई शहर का बताया जाता है तो उसमें सेकंड्स की जरूरत नहीं पड़ती हमें, क्योंकि कोई शहर तो 1 माइल का तो होता ही है, तो मिनट में आ जाता है। लेकिन किसी बिल्डिंग की लोकेशन बतानी होती है अगर, तो 1 माइल में तो कितने सारे बिल्डिंग हो जाएंगे, तो हमें सेकंड्स की जरूरत पड़ती है। जैसे पेंटागन है यूएस का, उसका लोकेशन देखना है तुम्हें ग्लोब में, तो वो सेकंड के साथ आएगा।
लेकिन फरीदाबाद का देखना है तो उसमें सेकंड नहीं आएगा, उसमें मिनट आएगा, क्योंकि फरीदाबाद का जो पूरी एक्सपेंस है वो 1 मील से ज्यादा है। तो तुम कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा सेकंड में है, 30वां में है कि 31वां में है? 30वां 31वां दोनों कवर हो रहा है। समझ में आ रही है बात को? कोई दिक्कत? किसी को अगर टेक्निकल लग रहा है, सर से ऊपर जा रहा है तो बताना। वैसे क्लास के बाहर आके आप लोग डिटेल में पूछ सकते हैं कुछ भी चीज अगर नहीं समझ में आए तो ये जो होता है प्राइम मेरिडियन का हमारा, ये होता है कि इस तरह से हम जो है इसको कवर करते हैं। ये एंगुलर डिस्टेंस समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया कि इसी तरह से हम इसको भी बांटते हैं। लेकिन लेटिट्यूड से एक मामले में लॉन्गिट्यूड्स डिफर करता है। लेटिट्यूड्स में पूरे अर्थ पे लगभग एक ही है, कि मतलब जैसे भी एक लेटिट्यूड से दूसरे लेटिट्यूड जाओगे तो डिस्टेंस 69 माइल्स का मैंने बताया है, लेकिन यहां मैं कोई डिस्टेंस नहीं बता रहा हूं कि 1 डिग्री में कितना डिस्टेंस होगा। उसका क्या कारण है आप बताओ? क्यों यहां डिस्टेंस मैंने नहीं बताया कि 1 डिग्री में कितना लेटिट्यूड? जैसे उसमें मैंने 69 माइल्स बताया तो इसमें कि 69 माइल्स होता है लेटिट्यूड के केस में, लेकिन लॉन्गिट्यूड में मैंने नहीं बताया कि 1 डिग्री के फर्क से कितना डिस्टेंस होता है। उसका कारण यह है कि ये लाइंस पैरेलल नहीं हैं, ये अलग अलग हैं। ये देखो सब लाइंस को, नॉर्थ पोल से निकल रहा है, साउथ पोल पे जा रहा है, ये भी नॉर्थ पोल से निकल रहा है, ये भी नॉर्थ पोल से निकल रहा है। तो जितने लॉन्गिट्यूड्स हैं वो सब जो है एक ही पॉइंट से कर रहे हैं, और जब ये इक्वेटर पे पहुंचते हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है बढ़ जाता है, और पोल पे जाते हैं तो घट जाता है। तो उनका जो शेप है ऐसा है, ये पैरेलल्स नहीं होते लॉन्गिट्यूड्स। अनलाइक लैटिट्यूड्स व्हिच आर पैरेलल, लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट पैरेलल। तो इनके बीच में अगर कोई पूछे कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड चेंज करने से कितना डिस्टेंस होगा, तो ये आप नहीं बोल सकते हो। इक्वेटर पे कोई और डिस्टेंस होगा, 30 डिग्री पे कोई और होगा, यहां कोई और डिस्टेंस होगा, यहां कोई और डिस्टेंस होगा। दैट्स वाई वी डोंट से। हाँ, बस इतना जानते हैं कि इक्वेटर पे मैक्सिमम होगा इनके बीच का डिफरेंस। जैसे जैसे पोल की तरफ जाएंगे तो वो डिस्टेंस घटता चला जाएगा। जैसे आप पोल पे एग्जैक्ट पहुंच जाओगे तो डिस्टेंस इनके बीच का 0 हो जाएगा। मैथमेटिक्स है, समझो इसको, ज्योमेट्री की तरह समझो इसको। यहां ज्योग्राफी कम, मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री का ज्यादा एप्लीकेशन है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे ज्यादा अच्छे से इसको समझ में आएगा। कोई दिक्कत? तो दिस इज ऑल अबाउट द लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो वो क्या बोलोगे कि ये भी एक तरह का एंगुलर डिस्टेंस है, लेकिन ये प्राइम मेरिडियन से है। प्राइम मेरिडियन जिसको हमने खुद से 0 मान लिया, ग्रीनविच मीन टाइम जिसको बोलते हैं, तो उससे एंगुलर जो है डिस्टेंस जो है लॉन्गिट्यूड्स होता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में एक बात ध्यान रखना कि लॉन्गिट्यूड्स के चेंज होने से क्लाइमेट चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अब सपोज मान लो दिस इज इक्वेटर, ये मान लो 0 डिग्री है, इक्वेटर है। इसी 0 डिग्री पे यहां जाओगे तो 160 डिग्री वेस्ट होगा, यहां जाओगे तो 150 डिग्री वेस्ट होगा, 135 डिग्री वेस्ट है, 120 डिग्री 60 डिग्री वेस्ट है, 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री ईस्ट हो गया। तो सारे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं इस इक्वेटर पे हैं, तो एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पे जाओगे तो क्लाइमेट में कोई वेरिएशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लैटिट्यूड तो सेम है ना। समझ में आ रही है बात को? लैटिट्यूड ये 0 डिग्री है, इसी 0 डिग्री से सारे लॉन्गिट्यूड पास हो रहे हैं। तो एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पे जाते हो तो आपका कोई क्लाइमेटिक वेरिएशन नहीं होता है। यही कारण है कि अफ्रीका का क्लाइमेट और नॉर्थ अमेरिका क्लाइमेट इक्वेटर के पास सेम होता है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर दोनों साइड से गुजर रहा है। एंड दिस इक्वेटर ट्रॉपिक्स या लैटिट्यूड्स डिसाइड द क्लाइमेट्स, नॉट लॉन्गिट्यूड्स। समझ में आ रही है बातें? कोई दिक्कत कि लॉन्गिट्यूड से क्यों नहीं वेरिएशन होता है? हाँ, एक ही लॉन्गिट्यूड पे आप ऊपर नीचे जाओगे, लैटिट्यूड चेंज करोगे तब होगा, क्योंकि आप लैटिट्यूड अब चेंज कर रहे हो तो क्लाइमेटिक वेरिएशन होगा। एक ही लैटिट्यूड पे अगर लॉन्गिट्यूड चेंज करोगे तो नहीं होगा। समझ में आ रही बात है? तो इसलिए ये जो होता है लॉन्गिट्यूड जो है, कभी भी इससे, जैसे एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन इंपैक्ट ओवर द क्लाइमेट। पहला ऑप्शन था एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, दूसरा ऑप्शन था लैटिट्यूड, तीसरा ऑप्शन था वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधा होना, जंगल होना, और चौथा ऑप्शन था लॉन्गिट्यूड। ए बी सी डी में कौन सा आंसर होगा? तो द आंसर इज डी, लॉन्गिट्यूड। बिकॉज लॉन्गिट्यूड के वेरिएशन से एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में क्लाइमेट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, लैटिट्यूड के वेरिएशन से क्लाइमेट पे इंपैक्ट पड़ता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो ये आपका लॉन्गिट्यूड्स हो गया। इसको विजुअलाइज करना, घर जाके सोचना इसके ऊपर कैसे लॉन्गिट्यूड, एक ग्लोब लेके सोचना, ग्लोब को पकड़ना, उसको लेके देखना सारा लॉन्गिट्यूड सब तरह से अच्छा है। तो ऐसे सारे लाइंस जा रहे हैं ग्लोब पे, सीधा सीधा दिखेगा कि ये लाइंस जो हैं वो चौड़े होते जा रहे हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख लो, इस डायग्राम में देख लो, ये जो है यहां पे सारे डिस्टेंस कम हो जा रहा है सबके बीच में, यहां पे सबके बीच में डिस्टेंस बढ़ जा रहा है उन्हीं लाइंस के।
तो इस तरह से लॉन्गिट्यूड्स होता है। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स दोनों मिला के हमको वो कोऑर्डिनेट्स देते हैं, वो लोकेशन देने में हमें हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हम हर जगह का जो लोकेशन जो है, इतना डिग्री नॉर्थ, इतना डिग्री ईस्ट, इस तरह से बताते हैं, इतना नॉर्थ, इतना वेस्ट। तो नॉर्थ, साउथ और ईस्ट वेस्ट 4 डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन के थ्रू हम जो है ऐसे सब कुछ, हर लोकेशन का, हम हर प्लेसेस का एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं। तो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। और दूसरी बात, एक बात याद रखना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड धरती पे ऑलरेडी बना हुआ नहीं आया है, ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं। ये मत सोचना कि अर्थ ऐसा बना हुआ है और एक लाइन बाउंड्री टाइप की बनी हुई है कि ये 30 डिग्री का बाउंड्री है, ये 20 डिग्री का बाउंड्री है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये हमने अपने सहूलियत के लिए ये इमेजिनरी लाइंस बनाए हैं, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, ताकि हम समझ पाए कि कैसे क्या चलता है। कोई दिक्कत? अब ग्रिड क्या होता है? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ग्रिड। जब कोई कुछ बोला, ओके, मुझे लगा कोई पूछ रहा। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ग्रिड क्या होता है? देखो, जैसे हम लोग, मैंने बताया ना कि ग्राफ वाला जो पेपर होता था उसमें छोटे 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 ऐसे लाइंस होते थे, इस तरह से होते थे, ऐसे होते थे, और उसी में आपको लोकेट करना होता था। सब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर देता था और आप सीधा लोकेट कर देते थे आसानी से। तो दैट वाज अ ग्रिड ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो उसी तरह से ना, जिस सरफेस पे जहां भी सारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो है छोटे 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 शो किए जाते हैं ना, उसी को ग्रिड्स बोलते हैं। तो ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ग्रिड्स होता है। ये मैप वगैरह में लोकेट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करते हुए जीआईएस, ये सब कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा नया और मतलब डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, इन सबको थोड़ा सा पढ़ते रहना। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस, उसमें ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का बहुत ग्रिड का जरूरत होती है। अब ये पूरा जो ग्रिड है, यहां बताना है कि वाशिंगटन कहां है, तो ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ग्रिड पे आप पढ़ के बता दोगे कि इतना डिग्री नॉर्थ और इतना डिग्री ईस्ट में है। उस तरह से पता है टोक्यो कहां है तो वो बता दोगे, न्यू दिल्ली कहां है तो उसको बता दोगे। तो इस तरीके से ये जो ग्रिड है ना, हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन जो है बताते हैं पूरे अर्थ पे कि कौन सी जगह पे कहां है। राइट? कोई दिक्कत? तो दैट वाज ऑल अबाउट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब नेक्स्ट जो इसमें देखना है हमें, ये देखना है कि मोशंस ऑफ द अर्थ, अर्थ के मोशंस कैसे होते हैं, कौन कौन से मोशंस होते हैं। ये तो पता है कि अर्थ जो है घूमता है। अब तो आप लोग 2000 साल पहले नहीं थे जहां लोग ये सोचते थे कि अर्थ रुका हुआ है और पूरा जो यूनिवर्स है हमारे चारों बगल घूम रहा है। तो पहली ये थिंकिंग थी कि अर्थ इज स्टेबल, स्टेडी एंड द एंटायर यूनिवर्स इज रिवॉल्विंग अराउंड अस। ये पहले लोग सोचते थे। फिर धीरे 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 लोगों को पता चला कि सब तो घूम रहे हैं लेकिन सबसे ज्यादा हम ही घूम रहे हैं। ठीक है? तो बाकी लोग, अब सन जो है, सन अपनी जगह स्थिर है, हम जो है कई तरह से सन का चक्कर काटते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मोशंस ऑफ द अर्थ है। ठीक है? और हम जो घूम रहे हैं, अभी लग रहा है कि हम लोग कितने शांत हैं, स्टेबल हैं, लेकिन अभी हम लोग जो घूम रहे हैं वो 27 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से घूम रहे हैं, 27 किलोमीटर पर सेकंड। तो आप सोच लो कि कितने किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो गया, 3600 से गुना कर दो। तो इतने स्पीड से आप अभी स्पेस में घूम रहे हो। बाहर से कोई आदमी आपको देख रहा होगा तो लग रहा होगा कि जैसे आप कितने स्पीड से घूम रहे हो। तो लेकिन आपको नहीं फील हो रहा है क्योंकि इतने बड़े रेफरेंस में आप बहुत छोटे पॉइंट पे हो। जैसे आप प्लेन में बैठते हो फ्लाइट में, तो ऐसा लगता है कि हम रेंग रहे हैं, स्क्रॉलिंग लगता है, क्योंकि जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में हम देखते हैं, बट एक्चुअल में हम लोग 800-900 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे होते हैं। इन द सेम वे वी आर मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर सेकंड, जो कि अर्थ के रिवोल्यूशन का स्पीड होता है सन के चारों ओर। तो चलो हम लोग देखते हैं कि कितने तरह का मोशन अर्थ में होता है। रिवोल्यूशन तो वन ऑफ द मोशन हुआ, ऐसे बहुत तरह के मोशन होते हैं, मगर फंडामेंटली जो होते हैं वो 2 तरह के मोशन होते हैं अर्थ के। उसके अलावा और भी मोशंस होते हैं, मैं उसके भी थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा। आई विल नॉट गो इन मच डिटेल, ज्यादा डिटेल में जाने की कोई फायदा नहीं है उन सब चीजों में। लेकिन ये जो फंडामेंटल मोशन होता है अर्थ का, वो 2 होता है। एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवोल्यूशन। ठीक है? रोटेशन का मतलब होता है कि अपने एक्सिस पे घूम रहे हैं हम। अर्थ जो है एक लट्टू की तरह घूम रही है एक ही जगह पे, दिस इज रोटेशन। रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि हम लीनियर डिस्टेंस जो है कवर कर रहे हैं और एक किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के चारों बगल घूम रहे हैं, तो दिस इज रिवोल्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए 3-4 चीज रोटेशन और रिवोल्यूशन के बारे में। वैसे तो नॉर्मल सबको पता है कि भाई 24 घंटे में एक बार अर्थ घूम जाता है, 365 दिन में एक बार जो है सन के चारों बगल घूम जाता है, बट एग्जैक्ट चीजें पता होनी चाहिए। अब आप एक ज्योग्राफी के तौर पर सोचेंगे इन सब चीजों को कि ये जो घूम रहा है वो क्यों घूम रहा है, क्यों नहीं अर्थ रुक जा रहा है। जो रोटेट कर रहा है, ऐसा तो है नहीं कि कोई ऊपर से मार मार के उसको लगातार रोटेट करा रहा है जैसे हम लोग ग्लोब को कराते हैं, बट फिर भी वो क्यों नहीं खुद से रुक जा रहा है, या रिवोल्यूशन क्यों हो रहा है, ये शुरू कैसे हुआ और इसका क्या इंपैक्ट है, सिग्निफिकेंस क्या है, रोटेशन की वजह से क्या होता है और क्या होगा अगर ये रोटेशन रुक जाएगा।
तो ये सब जो ना जनरल अवेयरनेस दिमाग जो यूपीएससी पूछती है, एक दिन क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट हैपेंस इफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ स्टॉप्स। 4 गो ऐसे ऑप्शन आपको दे देगा, 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, इस तरह से आपको उसमें सेलेक्ट करने होंगे। तो ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को ना सोचो, इस तरह के अपने दिमाग से निकालो कि हाँ अगर अर्थ का रोटेशन रुक जाए तो क्या होगा, अर्थ जो है अपने एक्सिस पे ऐसे टिल्टेड है, अगर वो सीधा हो जाए तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें जो है ना इसमें आपको डिटेल में थोड़ा जानना है। तो फंडामेंटली रोटेशन और रिवोल्यूशन 2 होता है, और इन दोनों की वजह से साइकिल्स होते हैं, डायरनल साइकिल्स और सीजनल साइकिल। डायरनल साइकिल बोलते हैं डे और नाइट का साइकिल, 24 घंटे का जो हमारा साइकिल होता है ना, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात, इसको जो है ज्योग्राफी में डायरनल बोलते हैं। ज्योग्राफी का जब भी आंसर लिखना है तो ज्योग्राफिकल टर्म्स का यूज करोगे ना तो मैक्सिमम नंबर मिलेगा। वैसे तो सब लोग बोलेगा डे एंड नाइट साइकिल, सब बोलेंगे, गांव में भी लोग बोलते हैं रात दिन का जो साइकिल होता है, लेकिन आप जब ज्योग्राफी का आंसर लिखोगे तो यू विल कॉल इट डायरनल रेदर देन डे एंड नाइट। तो इस तरह के टर्म्स को यूज करो, डायरनल साइकिल, सीजनल साइकिल। तो ये जो साइकिल्स होते हैं हमारे, ये इस रोटेशन रिवोल्यूशन की वजह से होते हैं। रोटेशन की वजह से कौन सा साइकिल होता है, डायरनल। रिवोल्यूशन की वजह से कौन सा होता है, सीजनल। जो हमारा ठंडी, बरसात, गर्मी ये जो आती है वो सीजनल साइकिल कहलाता है। इनके अलावे, इस साइकिल्स के अलावे कुछ और भी मोशंस होते हैं अर्थ के, जैसे कि अर्थ का जो एक्सिस है वो एक पर्टिकुलर एक्सिस पे अर्थ घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, वो एक्सिस भी घूमता है। समझ रहे हो बात को, जो एक्सिस है वो भी बदलते रहता है। जो ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट पे अर्थ घूम रहा है, वो ऑर्बिट भी चेंज करते रहता है। वो ऑर्बिट हमेशा ऐसा ही नहीं रहता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट, वो भी कभी कभी सर्कुलर होता है, कभी कभी इलिप्टिकल होता है। तो ये वाला भी मोशंस आपको हल्का फुल्का मैं बताऊंगा, और इसका हल्का सा इंपैक्ट मैं आपको बताऊंगा। बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोग एस्ट्रोनॉमिकल साइंस तो नहीं पढ़ रहे हो, पर ज्योग्राफी ही रहे हो, तो बट थोड़ा बहुत इसमें कंसेप्ट आ जाते हैं। तो दैट इज अबाउट द मोशन ऑफ द अर्थ। अब नेक्स्ट हो गया आपका रोटेशन के बारे में जानो। रोटेशन रिवोल्यूशन तो पहले 2 डिटेल में आप जानो पहले, उसके बाद फिर नेक्स्ट की बातें करेंगे। अब रोटेशन ऑफ अर्थ में क्या जानते हो आप, कि जो अर्थ रोटेट करता है वो 24 घंटे में अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। 24 आवर्स टाइम में एक बार जो है अपने एक्सिस पे घूम जाता है अर्थ, राइट। एक्चुअल में 24 घंटे हम लोग अपने सहूलियत के लिए बना लिए हैं, 24 आवर। एक्चुअल में 24 आवर नहीं होता है। एक्चुअल में कितना होता है, एक्चुअल में होता है 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स। दिस इज द एक्चुअल मेजर, कि इतने देर में एक दिन और एक रात हो जाता है। लेकिन फिर भी ये जो 3.5-4 मिनट का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमें नहीं पता चलता है। 6 बजे सेम दिखता है कि सन उसी जगह पे है, 8 बजे वही दिखता है, क्योंकि ये जो सेम हो जाता है, ये डिफरेंस होने के बाद भी वो इसलिए होता है कि जो रोटेशन तो अर्थ अपना कर ही रहा है, थोड़ा सा रिवोल्यूशन भी उतने देर में कर ले रहा है। एक दिन में 365 दिन में वो एक चक्कर मार रहा है, तो एक दिन में थोड़ा सा तो हिला होगा अपने जगह से। तो जो अपने जगह से थोड़ा सा हिलता है वो कॉम्पेंसेट कर देता है और 24 घंटे में हमको बना देता है, एक साइकिल दे देता है। तो जनरली उतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है मैथमेटिकली, बस ये जानो कि जो एक्यूरेट होता है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड होता है, जिसको हम लोग 24 घंटे मान लेते हैं, राइट। ये सब थोड़ी सी इसकी बातें हम करेंगे ना जब टाइड्स की बात करेंगे। जब टाइड्स की हम लोग बात करते हैं ना, तो उसमें ये वाला जो प्रिसाइज जो एक्यूरेसी की जरूरत होती है उस समय जरूरत होती है, राइट। तो ये हो गया अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन जो होता है, अब ये सोचो आप कि सपोज ये हो गया आपका सन, ठीक। सन के साथ एक ऑर्बिट में जो अर्थ है ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो ये जो है ये प्लेन ऑफ रिवोल्यूशन हो गया ऑर्बिट का, ये ऑर्बिट है पूरा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि इसमें आता है कि जो अर्थ रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, उसका एक्सिस कैसा है। ये ऐसा एक्सिस है जिसके चारों बगल अर्थ घूम रहा है कि ये कुछ टेढ़ा मेढ़ा एक्सिस है। एक्चुअल में ये सीधा एक्सिस नहीं होता है। ये जो एक्सिस आप सीधा देख रहे हो, नॉर्थ पोल से साउथ पोल और पूरा अर्थ ऐसे घूम रहा है, एक्चुअल में ये ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में ये ऐसा होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, इंक्लाइंड होता है, 23.5 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है। क्यों इंक्लाइंड होता है इसकी हम बात करेंगे। ये 23.5 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है और इस इंक्लिनेशन की वजह से बहुत कुछ होता है। इसकी बहुत सिग्निफिकेंस होती है ये इंक्लिनेशन। ये इंक्लिनेशन अगर सीधा हो जाए तो काफी कुछ चेंज हो जाएगा हमारे लाइफ में, हमारे अर्थ पे, हमारे वर्ल्ड में काफी कुछ चेंज हो जाएगा। तो हमें यह भी देखना है कि ये अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्टेड क्यों है और टिल्टेड की वजह से क्या हमें फायदे घाटे हैं। अगर ये टिल्ट ठोक से सीधा हो जाए तो उससे क्या हमें फायदे घाटे होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो बस ये अभी समझो कि हाँ, अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्टेड है और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इन दोनों लाइन को अगर कनेक्ट करते हो, इमेजिनरी लाइन,
इसको कनेक्ट करोगे इमेजिन करके, तो ये अर्थ का एक्सिस हो जाएगा रोटेशन का, और उसी के चारों बगल ऐसे अर्थ जो है रोटेट कर रहा है, राइट। कोई दिक्कत? अब ये जो रोटेशन की स्पीड है, ये जो है डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स हैं रोटेशन के। यहां डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स आपको दिखाए गए हैं कि जो इक्वेटर पे जो ये जो स्पीड है वो लीनियर स्पीड है। एक लीनियर स्पीड होता है, एक एंगुलर स्पीड होता है। एंगुलर स्पीड क्या होता है कि अर्थ जो है 360 डिग्री घूम गया 24 घंटे में। 24 घंटे में 360 डिग्री घूम गया, तो एक घंटे में कितना घुमा होगा? 360 डिवाइडेड बाई 24 बराबर 15 डिग्री, यही आएगा ना। तो 15 डिग्री जो है एक घंटे में अर्थ रोटेट कर रहा है। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। उसी तरह से अर्थ का एक लीनियर वेलोसिटी होता है। लीनियर वेलोसिटी का क्या होता है कि अर्थ के जो इक्वेटर या कोई भी जगह पे जैसे आप खड़े हो, आप कितने स्पीड से अपना एक जगह से स्पेस से देखो, स्पेस से इसको इमेजिन करो, ये मान लो एक स्पेस में आदमी खड़ा है, ये अर्थ को रोटेट होते हुए दिख रहा है, तो ये आदमी ये देखेगा कि ये आदमी अभी यहां पे है, ये आदमी अब यहां चला गया, अब ये आदमी यहां चला गया, तो यहां से यहां जाया कितना डिस्टेंस उसने तय किया, इधर से इधर जाने में कितना डिस्टेंस तय किया, इधर से इधर जाने में कितना डिस्टेंस तय किया। तो दिस इज द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय अर्थ। ये लीनियर डिस्टेंस हुआ। और एंगुलर डिस्टेंस तो क्या हुआ कि अर्थ जो है रोटेट किया तो वो कितना एंगल रोटेट किया, ये जो हो गया ये एंगुलर डिस्टेंस हो गया। दिस इज एंगुलर डिस्टेंस। पहले जब आदमी यहां था फिर आदमी यहां है तो ये एंगुलर डिस्टेंस हो गया। मान लो 30 डिग्री का एंगल बना दिया तो ये एंगुलर डिस्टेंस हो गया और ये लीनियर डिस्टेंस हो गया। तो कोई भी रोटेशन में हम दोनों देखते हैं, एंगुलर डिस्टेंस और लीनियर डिस्टेंस। लेकिन अर्थ में तुम किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, हर जगह 24 घंटे में ही दिन रात होता है। ऐसा तो है नहीं, कहीं पर 28 घंटे का साइकिल होता है, कहीं पर 16 घंटे का साइकिल होता है। पूरे अर्थ में हर जगह 24 घंटे का ही साइकिल होता है। तो इसीलिए जो एंगुलर वेलोसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है, कॉमन होता है। लेकिन लीनियर वेलोसिटी चेंज होता है और उसका एक फार्मूला होता है फिजिक्स में, हल्का सा आप लोग जानते होंगे। क्या होता है फार्मूला? V इज इक्वल टू ओमेगा आर। दिस इज द फार्मूला इन फिजिक्स। V इज इक्वल टू ओमेगा आर। यह फार्मूला क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है तो रोटेशन का स्पीड अगर उसका एंगुलर स्पीड W है, ओमेगा है, R जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो V विल बी द वेलोसिटी। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस किसी चीज का जितना ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। मैं ये थोड़ा सा क्यों बता रहा हूं फिजिक्स का, मुझे पता है कि आप लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन इससे आप ये समझ जाओगे कि ये अलग अलग क्यों वेलोसिटी लिखी हुई है हर जगह की। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उससे कोई भी ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा वो उतने ही तेजी से मतलब वो चल रहा है, घूम रहा है। तो यहां हमारे अर्थ में एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया। अब इस जगह से मान लो ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। आप बताओ कि इस पूरे में सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसका है अपने एक्सिस से? कौन से पॉइंट का डिस्टेंस है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगा इक्वेटर वाले पॉइंट का। इसको ओके ये दिख रहा है? ओ, ये दिख रहा है? ठीक है। तो ये जो मैंने ये डिस्टेंसेस बनाए हैं यहां पे, ये आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के डिस्टेंस बनाए हैं। तो सबसे बड़ा जो डिस्टेंस है वो इक्वेटर का होता है, मतलब इक्वेटर का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा होगा अगर डिस्टेंस तो V इज इक्वल टू ओमेगा आर में R की वैल्यू ज्यादा होगी, तो R की वैल्यू ज्यादा होगी तो V ज्यादा होगा। ओमेगा तो पहले ही हमने बता दिया कि कांस्टेंट है हर जगह पे, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। और R अगर बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, R अगर घटेगा तो V भी घटेगा। अब दोनों जब गुना होके ये हो रहा है तो ये बढ़ेगा तो ऑफकोर्स ये बढ़ेगा। तो इस तरीके से जो है जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट लेटीट्यूड्स पे अलग अलग होती है। 30 डिग्री लेटीट्यूड पे अलग होगा, 60 डिग्री लेटीट्यूड पे अलग होगा। सबसे ज्यादा होगा कहां पे? इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होता है लीनियर वेलोसिटी, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज्यादा होगा क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है। तो यही कारण है कि सैटेलाइट्स को हमेशा हम इक्वेटर से छोड़ते हैं, क्योंकि और डीप में जाएंगे तो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी भी यहां पे आती है कि ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है इक्वेटर पर सबसे कम होता है। बट ये जानो कि सैटेलाइट्स को ज्यादातर जो छोड़े जाते हैं आसमान में वो इक्वेटर के पास से ही छोड़े जाते हैं, यही कारण है। और इसीलिए मैं ये सब चीज आपको बताना चाहता हूं क्योंकि आप देखते होंगे कि इसरो जो है हमारा बहुत फेमस है, जाके फ्रांस का भी छोड़ता है, अमेरिका का भी छोड़ता है। वो लोग इतने डेवलप्ड हैं, वो लोग अपना नहीं छोड़ सकते अपने देश से, लेकिन फिर भी क्यों इंडिया को बोलते हैं कि हाँ जी आप अपने श्रीहरिकोटा से हमारा सैटेलाइट छोड़ दो?
क्योंकि वो अपने यहां से जाके छोड़ेंगे तो उनको महंगा पड़ेगा, ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनके यहां जो है छोड़ने में उनको ज्यादा दम लगाना पड़ेगा, उसको धकेलने में। हम इक्वेटर के पास बैठे हुए हैं, हमारा तिरुवनंतपुरम में, उड़ीसा में इक्वेटर से बिल्कुल पास हमारा बना हुआ है छोड़ने के लिए स्टेशन। तो यहां से हम जो है हल्का सा पुश करते हैं तो वो चला जाता है। तो दैट्स द रीजन कि डेवलप्ड कंट्रीज भी इसरो के पास आते हैं अपने सैटेलाइट्स को छोड़ने के लिए। क्यों? और यही कारण है कि इंडिया का जो इसरो है ये बहुत ज्यादा एक मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में कॉस्ट इफेक्टिव बनाने में आगे है, क्योंकि इसकी जो कॉस्टिंग लगती है ना किसी भी सैटेलाइट्स को जाके छोड़ने में, सबसे कम लगती है। तो ये सब इसके पीछे कारण देखो तो ये सब चीजें कितने डिटेल में आपको दी हुई है। तो ये सारी चीजें ना थोड़ा सा अपने बर्डन को सोचो, इसको समझो, इसको विजुअलाइज करो, तो चीजों को कनेक्ट कर पाओगे कि क्यों इसरो जो है हमारा इतना फेमस है पूरे वर्ल्ड में, नासा इतना डेवलप है, सब कुछ डेवलप है, फिर भी हम जो है अमेरिकी सैटेलाइट्स को भी छोड़ते हैं कई बार। तो एक बेनिफिट है हमारे पास, क्योंकि हम इक्वेटोरियल कंट्रीज हैं, और इक्वेटोरियल कंट्रीज होने के साथ साथ हम कैपेबल भी हैं छोड़ने के लिए। बाकी इक्वेटर में बसे हुए कंट्रीज को देख लो, सूडान है, अफ्रीका है, उनके पास अपना स्पेस स्टेशन नहीं है, हमारे पास अपना स्पेस स्टेशन भी है, और हम बहुत प्राइम लोकेशन पे भी डेवलप्ड हैं। तो ये चीज जो है एक इंपैक्ट जो है क्रिएट करता है। कोई दिक्कत? तो ये आपका हो गया अर्थ रोटेशन। कोई दिक्कत इसमें ज्यादा? हाँ, यस यस, ये जो टिल्टेड है तो ये नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल हुआ, इक्वेटर हुआ, वो ऐसे होगा। प्राइम मेरिडियन भी ऐसे ही होता है, ये लाइन प्राइम मेरिडियन हो गया, समझे? तो पूरा अर्थ ही ऐसे टिल्टेड है। कोई दिक्कत? तो ये चीज है, ये टिल्टिंग भी चेंज होते रहता है, वो बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है? अब जो है रोटेशन ऑफ अर्थ समझ गए। अब दूसरा चीज है कि क्या रोटेशन क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ रोटेशन, अर्थ क्यों रोटेट करता है, ठीक है? हमने जो पिछले क्लास में बात करी थी, याद होगा आप लोग को, प्लैनेटेसिमल्स, रोटेटिंग डिस्क, जाइंट इंपैक्ट जिससे मून बना, ये सारी चीजें याद है ना? भूले तो नहीं होना, क्योंकि उसका यहां पे एप्लीकेशन है। इसको जूम कर दें। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो, हमने बताया था कि जब प्लैनेट्स हुए, ऐसा नहीं कि केवल अर्थ ही रोटेट करता है, सारे प्लैनेट्स रोटेट करते हैं, विनस भी रोटेट करता है, मरकरी भी रोटेट करता है, ठीक है? तो क्यों सारे प्लैनेट्स रोटेट करते हैं? ऐसा रोटेशन कहां से इनको आता है, कहां से एनर्जी मिली, और क्यों नहीं रुकते हैं रोटेट करते करते, क्यों नहीं रुक जाते हैं? तो देखो, जब हमारा प्लैनेट बना था तो हमने एक बात करी थी प्रीमोर्डियल डिस्क की, कि जो डिस्क था वो खुद ही खूब घूम रहा था अर्थ सन के चारों ओर। तो वो घूम जब रहा था, तो जब प्लैनेटेसिमल्स बने, प्लैनेटेसिमल्स मतलब छोटे छोटे पत्थर जो सब मिलकर प्लैनेट बन गया, मैंने बोला था ना प्लैनेटेसिमल्स। तो जब प्लैनेटेसिमल्स बने थे तो वो प्लैनेटेसिमल्स आपस में खूब टक्कर मारते थे उस समय। तो वो जब टकराते थे तो उनके टकराने की वजह से सारे कण में एक तरह का रोटेशन डेवलप हो जाता था। दो आके प्लैनेटेसिमल्स टकराता था और दोनों घूमने लगता था, और घूमते 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 दोनों ज्वाइन टुगेदर होके और लगे घूमने। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्लैनेटेसिमल्स के टकराने और कोलिजन से जब घूमते थे तो इतना हाई स्पीड ऑफ रोटेशन कहां से आ गया? हमें लग रहा है कि इतना हाई स्पीड ऑफ रोटेशन तो नहीं आना चाहिए, छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल्स एक दूसरे से टकराएंगे। तो इस थियरी को कुछ लोगों ने कट करने की कोशिश की कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, इतने स्पीड में हमारा अर्थ घूम रहा है और छोटे छोटे कण के टकराने से इतने में कैसे घूम जाएगा? तब लोगों ने क्या बोला कि अच्छा ठीक है, चलो इसको तो हम काट नहीं सकते हैं, क्योंकि ये भी एक रीजन है कि इससे घूमा होगा, लेकिन उतने तेजी से नहीं घूमा होगा जितने तेजी से इसको अभी घूमता है या पहले घूमता था। तो दूसरा थियरी बोली गई बिग स्प्लैट की। बिग स्प्लैट मैंने डिस्कस किया था ना कि मून आके एक मार्स या उससे बड़ा साइज का अर्थ में टकराता है और उसकी वजह से मून बन जाता है। तो ये जो इवेंट हुआ था, जो जाइंट इंपैक्ट जिसको बोलते हैं और जो बिग स्प्लैट जिसको बोलते हैं, इस इवेंट ने इस रोटेशन के प्रोसेस को ऐड कर दिया। मतलब कि जब अर्थ बन के तैयार हो गया तो इसमें एक मार्स के साइज का ऑब्जेक्ट आके और इसको टक्कर मारा अर्थ को, जिसकी वजह से अर्थ जो है पूरी तरह से घूमने लगा और काफी स्पीड में घूमने लगा, और इतने स्पीड में घूमने लगा कि उसकी जो रोटेशन की स्पीड थी वो 6 घंटे में एक पूरा रोटेशन हो जाता था। आज जो 24 घंटा लगता है एक रोटेशन होने में, एट दैट टाइम, ड्यूरिंग दिस टाइम, ये 6 घंटे में रोटेट करने लगा। लेकिन धीरे धीरे ये जो रोटेशन की स्पीड है वो टाइम के साथ घटने लगी।
क्योंकि होता क्या है कि जब मून आ गया, अर्थ के चारों बगल घूमने लगा, तो मून के साथ जो ग्रेविटी का पुलिंग पुशिंग वाला जो कंडीशन था, जिसको टाइडल फोर्स ऑफ मून बोलते हैं, ये रेसिस्ट करने लगा अर्थ के मूवमेंट को। अब मून क्या करता है कि अर्थ के ऊपर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करता है, जिसकी वजह से कि ये टाइड्स बनते हैं ओशंस में। तो ओशंस में जो टाइड्स बड़े बड़े बनते हैं वो रेसिस्ट करते हैं हमेशा अर्थ के मूवमेंट को, रोटेशन को कम करने के लिए। तो ये 4 बिलियन साल तक रेसिस्ट करते रहे करते रहे करते रहे, और इसकी वजह से जो 6 घंटा में हमारा एक अर्थ घूम जाता था, आज 24 घंटा में घूमता है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में घूमता है। तो ये जो है धीरे धीरे स्पीड कम हुआ है रोटेशन का, लेकिन 4 बिलियन साल लगे हैं 6 घंटे से 24 घंटे होने में। तो स्पीड 1/4 हो गया। क्या बोलो सर, मतलब फिर आगे और कम हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल कम होगा। ठीक है, अब आगे वही हम बताने वाले थे। अब जो एटॉमिक क्लॉक से जब हम लोग काउंट करते हैं कि क्या ये रोटेशन की स्पीड कम होती है क्या, तो हमें पता चला कि हां, कम होती है। लेकिन ये जो स्पीड है कम होने का, वो जब हम कैलकुलेट किए तो 100 ईयर्स में 2 मिलीसेकंड टाइम बढ़ जाएगा रोटेशन का। कितना? 2 मिलीसेकंड। 2.13 होता है, लेकिन हम मतलब नॉर्मल 2 मान लो। तो 100 ईयर्स में 2 मिलीसेकंड जो स्पीड होगा वो कम हो जाएगा इसके रोटेशन की। तो इस तरह से इसका रोटेशन धीरे धीरे कम होगा। मगर अब क्वेश्चन आता है कि जब कोई चीज वो 4 बिलियन से घूम रहा है, तो अभी तक कैसे घूम रहा है? अभी तक तो उसको रुक जाना चाहिए, कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होता है ना रुकने के लिए, इतना स्लो क्यों हो रहा है? तो उसके पीछे कारण है कि जब अर्थ बना तो अर्थ के आसपास जितने भी पार्टिकल्स थे जो इसके रोटेशंस को रेसिस्ट करते हैं, उनको सोलर विंड ने बहा ले गया। सोलर विंड का कंसेप्ट मैंने उस दिन बताया था कि सोलर विंड होता है जो सारे मटेरियल्स को बहा ले गया पूरे प्लेनेटरी ऑर्बिट से। तो ये जो कोई मटेरियल उसके अंदर नहीं है, तो रेसिस्टेंस नहीं है इसको। अब जैसे सपोज मान लो, आपने सुना होगा कि कंप्लीटली जीरो फ्रिक्शन पे अगर आपको दे दिया जाए एक साइकिल चलाने के लिए, तो एक पैडल मारोगे इनफाइनाइट तक चलते चले जाओगे। ये कंसेप्ट जानते हो ना, कि जब रेसिस्टेंस को आप जीरो कर दोगे, बिल्कुल जीरो कर दोगे, कोई रेसिस्टेंस नहीं होगा, तो किसी भी चीज को तुम मोशन दे दोगे तो वो इनफाइनाइट टाइम तक मोशन में ही रहेगा, जब तक कि रोकने के लिए अपोजिट फोर्स नहीं लगाते हो। लॉ ऑफ इनर्शिया जानते हो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का। तो ये जो कंसेप्ट है, ये चीज यहां पे लागू होता है कि इस रोटेशन को कहीं से भी रेसिस्टेंस नहीं मिल रहा है। कोई भी छोटे छोटे मटेरियल्स आके इसके ऊपर रुकते तो ये रुक जाता, लेकिन ये माना जाता है कि कभी बहुत आगे, हजारों लाखों करोड़ों साल आगे, कोई ना कोई जाइंट इंपैक्ट आके इसको रोक सकता है या रिवर्स कर सकता है। जैसे कि वेनस को रिवर्स कर दिया। वेनस जो है पहले ऐसे घूमता था, लेकिन अभी के टाइम में वेनस ऐसे घूमता है अपोजिट में। यूरेनस भी ऐसे ही करता है। तो यूरेनस और वेनस का जो रोटेशन है वो बाकी प्लैनेट्स के रोटेशन से उल्टा होता है। तो ऐसा माना जाता है कि कोई जाइंट इंपैक्ट आया होगा, कोई बड़ा सा एस्ट्रॉयड या कोई प्लैनेट कोई कहीं से आके टकरा के और इसके पूरे रोटेशन को उल्टा कर दिया होगा। तो ऐसा अगर कुछ होगा फ्यूचर में, तो हो सकता है कि अर्थ का रोटेशन भी रुक जाए या अर्थ का रोटेशन भी कहीं ना कहीं रिवर्स हो जाए। लेकिन अभी in the present condition, in the present situation where there is no resistance to the rotation of the earth will continue to rotate for the infinite period of time। और जहां तक ये टाइम घटने की बात है, तो आप ये सोच लो कि 4 बिलियन साल में कितना घटा। अभी 6 आवर्स से 24 आवर्स अभी हुआ। ठीक है, हर 100 साल में कितना घटता है, तो 2 मिली सेकंड का डिफरेंस आता है। तो दैट इज ऑल अबाउट द, ये हो गया। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी रेसिस्टेंस अर्थ कंटिन्यू टू रोटेट। 6 घंटा पहले था साइकिल, अब जो साइकिल है वो बढ़ गया है। टाइडल फोर्स ऑफ द मून जो है रिड्यूस कर दिया इसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, तो ये सारी चीजें जो है आपको ये होती हैं। ठीक, तो ये सब याद रखना थोड़ा बहुत कि 23 आवर्स 56 मिनट्स 4 सेकेंड्स, ये सब चीजें जो है ये होता है। हर 100 साल पे जो पीरियड ऑफ रोटेशन होता है 2.3 मिली सेकेंड से बढ़ जाता है। तो दीज आर द फैक्ट्स अबाउट द रोटेशन, जो कि आपको ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ रोटेशन। रोटेशन के क्या सिग्निफिकेंसेस हैं? ठीक है, हमको क्या फायदे हैं रोटेशन से, क्या डिफरेंस आता है हमको लाइफ में? आता है डिफरेंस। सबसे पहला डिफरेंस आता है डे नाइट साइकिल का। अगर ये रोटेशन नहीं होता तो ये दिन रात जो 24 घंटे में हो रहा है ये नहीं होता। ठीक है, सन को देखो, सपोज ये 4 ये हैं अलग अलग कंडीशन से। ये केएल मतलब होता है कुआलालंपुर, कुआलालंपुर को लिखा हुआ है, ये जीसी लियोंग से निकाला गया पिक्चर है।
तो कुआलालंपुर में एक टाइम में यहां पे सनराइज हो रही है, सुबह का 6 बजे है, ठीक। फिर 6 घंटे बाद यहां पे नून हो रहा है, फिर जो यहां पे सनसेट हो रहा है और फिर जो है पे नाइट हो रहा है। तो ये जो चक्कर एक चक्कर काटता है, तो इसकी वजह से ये डायगोनल साइकिल जो है ये पूरा चल रहा है, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात। तो ये जो साइकिल है दिस इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन, राइट। और एक और बात याद रखना कि जो अर्थ का रोटेशन होता है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है कि वेस्ट टू ईस्ट होता है? वेस्ट टू ईस्ट होता है। आपको सूर्य जो है ईस्ट टू वेस्ट दिखाई देता है, ईस्ट से निकल के वेस्ट में डूबता हुआ, तो एक्चुअल में वो आपका रिलेटिव है। सूर्य तो अपने जगह पे है, वो तो कहीं भी नहीं आ रहा है। आप ट्रेन में जब बैठते हो 1 मिनट के लिए आप अपने आप को मान लो कि हम स्थिर हैं, तो बाहर का जो पोल है जो गड़ा हुआ है अपने जगह पे, वो आपको पीछे दिखाई देता है। बट एक्चुअल में आप क्या करते हो, आगे जा रहे हो। तो आप आगे जा रहे हो लेकिन सारी चीजें आपको पीछे दिखाई दे रही हैं। तो वही चीज यहां पे समझ लो, आपको सूर्य जो है और ईस्ट टू वेस्ट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि आप वेस्ट टू ईस्ट घूम रहे हो। तो इसीलिए द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कोई दिक्कत? तो ये हो गया। तो पहला क्या इसका सिग्निफिकेंस है कि डे नाइट साइकिल होता है। और दूसरा जो 2 मेजर और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस जो मैंने लिखा है, वो मैं अभी इसकी बात नहीं करूंगा क्योंकि इसको हम आगे बात करेंगे। क्लाइमेटोलॉजी में हम कोरियोलिस इफेक्ट नाम के किसी एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और जियोमैग्नेटिज्म को हम आज ही 3-4 क्लास, आज नहीं सॉरी, मतलब इसी 3-4 क्लास के आगे हम ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे, अर्थ के मैग्नेटिज्म को। तो ये दोनों जो होता है, कोरियोलिस इफेक्ट और अर्थ का मैग्नेटिज्म, ये दोनों अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। ये कोरियोलिस इफेक्ट का नाम आप लोग कभी सुने हो? कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस इफेक्ट। ज्योग्राफी में कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस इफेक्ट जो होता है एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। जैसे ऐसे हवा जा रही है, वो हवा ऐसे घूम जाती है ड्यू टू अर्थ रोटेशन। ओशन वाटर ऐसे चलता है, ओशन करंट्स, वो ऐसे दाहिने घूम जाती है या बाएं घूम जाती है बिकॉज ऑफ कोरियोलिस इफेक्ट। तो इसको हम लोग पूरे डिटेल में बात करेंगे क्लाइमेटोलॉजी में, और इसको हम लोग आगे बात करेंगे कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हुआ है उसमें भी अर्थ के रोटेशन का बहुत बड़ा हाथ है, सिग्निफिकेंस है। तो ये दोनों जो सिग्निफिकेंस है हम डिटेल में अभी बात करेंगे। बस इतना याद रखो कि ये भी एक होता है रोटेशन की वजह से। कोई दिक्कत? नाउ कम टू व्हाट इफ रोटेशन स्टॉप्स। अगर रोटेशन स्टॉप हो जाए किसी कारण से, कोई जाइंट इंपैक्ट आ गया, अच्छा इसको दिखाई दे रहा है? व्हाट इफ रोटेशन स्टॉप्स, चलते 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 धरती रुक गई, तो क्या होगा? ये सब चीजें ना कभी सोचना तुम लोग दिमाग में, ये सब सोचने वाली चीजें हैं। अब तुम देख रहे हो कि धरती घूम रहा है, यहां पे सूर्य है तो इसलिए डे नाइट हो रहा है, डे नाइट हो रहा है, डे नाइट हो रहा है। ये घूमते घूमते अगर रुक जाए यहीं पे अर्थ, तो फिर क्या होगा? सूर्य तो घूम रहा है, सूर्य के चारों बगल अर्थ तो घूम रहा है, लेकिन हमारे दिन रात पे क्या असर पड़ेगा? हमारा दिन रात जो है 1 साल का साइकिल हो जाएगा, जो 24 घंटे का हो रहा है। 24 घंटा का जो साइकिल है वो कन्वर्ट होकर 1 ईयर का साइकिल हो जाएगा। मतलब किसी भी जगह पे 3 महीने के लिए सुबह होगी, 3 महीने के लिए दोपहर होगी, 3 महीने के लिए शाम होगी, और 3 महीने के लिए पूरी रात होगी। तो इस तरीके से जो है हमारा चेंज होके, मतलब सनराइज टू सनसेट विल बी ऑफ 6 मंथ्स और सनसेट टू सनराइज विल बी ऑफ 6 मंथ्स, जो हमारा पोल्स पे होता है। अभी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे चले जाओगे, वहां घर बना लोगे तो 6 महीना वहां रात होती है और 6 महीना दिन होता है। ये सिचुएशन होती है, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्यों होती है वहां पे? उसका कारण ये है कि जो रोटेशन की बात कर रहे हो, वो रोटेशन का इंपैक्ट मिनिमम जो है पोल पे होता है। क्योंकि पोल के तुम आप एग्जैक्ट पॉइंट पर चले जाओगे तो वहां क्या रोटेट कर रहे हो? वहां तो रोटेशन का कोई मतलब नहीं है। रोटेशन का तो मतलब है जब बाहर आ रहे हो तो इतने दूर घूम रही है। वहां एग्जैक्ट पोजीशन पे चले जाओगे पोल पे, तो एक ही पॉइंट पे घूम रहे हो, तो वहां पे तो कोई मतलब नहीं है रोटेशन का। खैर इतने डिटेल में मत जाओ, बट ये जानो कि अगर जो है अगर ये रोटेशन रुक जाए तो ये डे नाइट जो 24 घंटे की साइकिल होती है वो एनुअल साइकिल हो जाएगी, 1 साल की हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करना चाहते हो तो इसको समझो, विजुअलाइज कराते हैं। सपोज ये सन है, ठीक है। सन के चारों बगल तो अर्थ घूम रहा है ऐसे इस ऑर्बिट पे। अब ये अर्थ रोटेट नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा तो सपोज मान लो ये हमारा अर्थ है। इस अर्थ में सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ठीक है। ए बी सी डी 4 पॉइंट हमने बना दिए। अभी जो है इस पॉइंट पे, इस जगह पे ये ए पॉइंट सीधा सन के पास है, सी पॉइंट जो है सन का हल्का रे पड़ रहा है मगर वो शाम वाला सुबह वाला रे है।
यहां जो है शाम सुबह वाला है, डाउन डस्क जिसको बोलते हो। तो मान लो अब ये रोटेट नहीं कर रहा है, तो यहां जो है अर्ली मॉर्निंग है, 6 बजे सुबह जैसा है, यहां 12 बजे दिन जैसा है, यहां जो है 6 बजे शाम जैसा है। अब अर्थ को यहां से यहां आने में लगेंगे 3 मंथ्स, लगेंगे 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना। 12 महीना में एक चक्कर काटता है ना अर्थ सन के चारों ओर। तो जब ये अर्थ को यहां उठा के रख दोगे तो ये जो डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट ही है, बी पॉइंट बी पॉइंट ही है, ए पॉइंट ए ही है, सी सी ही है। तो जो डी उस समय मतलब सुबह का टाइम था वो अब यहां पूरा दोपहर हो जाएगा, और ये जो सी जो है, जो शाम का टाइम था वो पूरा रात में चला जाएगा। उसी तरह से जब ऐसे लाओगे तो इसी ए बी सी डी को ऐसे ही उठाते हुए चारों बगल ले जाओ, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डी पॉइंट पे 3-3 महीना के लिए कैसे चेंज हो रहा है, सुबह शाम दोपहर रात। तो ये वाली स्थिति आ जाएगी अगर रोटेशन रुक गया तो। ऐसी ही स्थिति हमारे पोल्स पे है अभी। नॉर्वे वोर्वे में कोई होता है, अगर उससे बात करोगे तो बताएगा कि 6 महीना ऐसा होता है कि शाम या रात टाइप का, और बाकी 6 महीना ऐसा होता है कि दोपहर या सुबह टाइप का। तो ऐसे ही उनका वैसे चलता है जितने भी क्लोज जाते हैं। तो ये जो ड्यूरेशन ऑफ डे नाइट होता है ना, वो डायरनल साइकिल्स में चेंज होता है विद टाइम। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्या होगा? मूवमेंट ऑफ विंड्स एंड ओशन करंट्स वुड बी इंपैक्टेड। ये बात हम करेंगे क्लाइमेटोलॉजी ओशनोग्राफी में। ये क्यों हमने लिखा है? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स में दिक्कत आ जाएगी। कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये विंड्स मूव करते हैं, ओशन करंट्स का डायरेक्शन डिसाइड होता है। और कोरियोलिस फोर्स किसकी वजह से लगता है? अर्थ के रोटेशन की वजह से। तो अर्थ का रोटेशन ही रोक दोगे तो कोरियोलिस फोर्स ही जीरो हो जाएगी। तो जीरो हो जाएगी तो विंड के और ओशन के मूवमेंट्स में दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए कोरियोलिस फोर्स से कनेक्टेड ये वाला पॉइंट है। और जो तीसरा पॉइंट है वो मैग्नेटिज्म से कनेक्टेड है, क्योंकि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक वेव्स बनते हैं, मैग्नेटिक शील्ड बनता है अर्थ के चारों तरफ, वो अर्थ के रोटेशन का उसमें बहुत बड़ा मेजर रोल है। अर्थ जब रोटेट करता है तो हमारे कोर में जो मैग्मा होते हैं वो भी साथ में रोटेट होते हैं। तो साथ में जब रोटेट होते हैं ना, तो उसके जो मेटल्स उसके अंदर होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं, चर्निंग मोशन में आते हैं, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अर्थ का रोटेशन रुक जाए तो कोर भी का रोटेशन रुक जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बनना बंद हो जाएगी। उसके बाद लाइफ अर्थ से एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। तो दैट इज मैग्नेटिक फील्ड से कनेक्टेड है, विंड्स और ओशन करंट्स कोरियोलिस फोर्स से कनेक्टेड है, और डे नाइट से कनेक्टेड है। ये 3 तरीके से इंपैक्टेड होगा अगर हमारा रोटेशन रुक जाए तो। कोई दिक्कत? ध्यान रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन कभी पूछ लेते, इन तीनों चीज को, पॉइंट को याद रखोगे। ओके। अब टिल्टिंग की बात करते हैं कि टिल्ट क्यों है और टिल्ट से क्या है फायदा घाटा, अगर टिल्ट नहीं हो तो क्या होगा। यह चीज आपको जैसे जैसे आप रोटेशन में सब कुछ समझे हो उसी तरह से टिल्टिंग में समझना कि टिल्टिंग कैसा है, टिल्टिंग क्यों है, टिल्टिंग से हमें क्या फायदा घाटा है, और टिल्टिंग अगर नहीं हो तो क्या होगा। ये 4 चीज आपको समझना है। अर्थ जो है अपने, अब ये से हो, ये जो है हमारा ऑर्बिट है जिस पे अर्थ जो सन जो है घूम रहा है। अब इससे जो है, हाँ अच्छा इसको थोड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये देखो, ये जो डायग्राम है ये आपको शो करने के लिए है कि अर्थ जो है अपना एक्सिस जो है अर्थ का वो कैसे टिल्टेड है। तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो नॉर्थ साउथ दिख रहा है ना, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऐसे अर्थ झुका हुआ है और पूरा अर्थ ऐसे घूम रहा है झुके हुए में। दिस इज द एक्चुअल रोटेशन ऑफ द अर्थ। और ये जो ऑब्लिक्विटी है या फिर जो ये टिल्टिंग है वो 23.5 डिग्री एंगल, 23.5 बोलते हैं, बट ये 23.4 होता है एक्चुअल में, लेकिन उसको हम लोग अपने इसके लिए सहूलियत के लिए 0.5 करके बराबर कर देते हैं। तो 23.4 डिग्री और 23.5 डिग्री पे ये टिल्टेड होता है। कहां से टिल्टेड होता है? तो जो परपेंडिकुलर होता है उसके ऑर्बिटल प्लेन से, जिस प्लेन पे ऑर्बिट, जैसे मान लो यहां पे सन मान लो तुम, ये सन का ये है, इसके चारों बगल अर्थ ऐसे घूम रहा है, तो जो प्लेन है ऑर्बिट का उससे परपेंडिकुलर एक लाइन लो और उससे 23.5 डिग्री पे अर्थ ऐसे झुका हुआ है। और ये जो है टिल्टिंग ऑफ अर्थ है 23 डिग्री। और ये टिल्टिंग जो है उसमें नॉर्थ पोल जो है वो बाहर साइड में है और साउथ पोल जो है अंदर साइड में है। तो इस तरीके से ये टिल्टिंग है। अब हम इसकी बात करें, इस टिल्टिंग क्यों है और क्या फायदा है इससे, और टिल्टिंग अगर ना हो तो क्या होता। तो इसको सबसे पहले कॉज देखो। जाइंट इंपैक्ट की हमने बात करी थी, मून के जो जिससे बना था, सेम जाइंट इंपैक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टिल्टिंग। मतलब कि अर्थ का रोटेशन और अर्थ का टिल्टेशन दोनों में वो जाइंट इंपैक्ट का और प्लैनेटेसिमल्स के कोलिजन का
ही मेन कारण है। मतलब दोनों का रूट्स वहीं पे है, रोटेशन का भी और टिल्टिंग का भी। अर्थ जो टिल्ट हुआ वो भी उसी वजह से हुआ क्योंकि जो मार्स साइज या मोर लार्जर देन मार्स जो आके अर्थ को टक्कर मारा, तो उसकी वजह से अर्थ जो टिल्ट हुआ और वो उसकी वजह से जो मून बना और उसके बाद अर्थ जो है टिल्टेड रह गया। बट द क्वेश्चन ये पूछता है कि जब अर्थ उस समय टिल्ट हुआ तो फिर सीधा क्यों नहीं हुआ, अर्थ टिल्ट ही क्यों रह गया? तो उसका कारण है कि जब मून बन के तैयार हो गया और अर्थ के चारों बगल घूमने लगा, तो मून और अर्थ के बीच का जो ग्रेविटेशनल अलाइनमेंट है वो ऐसा डेवलप हो गया कि इस टिल्ट को अब सीधा नहीं होने देता है मून। जब भी ये टिल्ट सीधा होने की कोशिश करता है तो 1 डिग्री इधर जाता है, फिर मून खींच लेता है अपनी तरफ, तो फिर ये 1 डिग्री इधर आ जाता है, फिर वो कोशिश करता है 1 डिग्री जाने का, फिर इधर आ जाता है। तो जो अर्थ का टिल्टिंग है 23.5 डिग्री का, वो 1 डिग्री आगे पीछे होते रहता है, बिकॉज अर्थ ट्राइज टू ब्रिंग इन इक्विलिब्रियम बट मून नेवर लेट इट टू गो। मून अगेन पुल्स, अगेन अर्थ केम टू द टिल्टिंग पोजीशन, और जब दूसरी बार आता है तो थोड़ा सा और ज्यादा टिल्टिंग हो जाता है विद द मोमेंटम। फिर वो कोशिश करता है जाने का, तो 22.5 डिग्री से 24.5 डिग्री के बीच में अर्थ का टिल्टेशन जो है हल्का 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 चेंज होता रहता है, मगर ये टिल्टेशन पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। तो दिस इज द कॉज ऑफ द टिल्टेशन, द जाइंट इंपैक्ट दैट फॉर्म्ड द मून, द प्लैनेटेसिमल कोलिजन्स दैट फॉर्म द प्लैनेट। ये दोनों की वजह से टिल्टिंग हुआ, और अब जो टिल्टिंग है वो टिल्टिंग इसीलिए है क्योंकि मून के साथ जो अलाइनमेंट है, ग्रेविटेशनल अलाइनमेंट, ये इस टिल्टिंग को सीधा होने नहीं देता है। तो दिस इज द रीजन द अर्थ इज टिल्टेड। कोई दिक्कत? सिग्निफिकेंस क्या है एनुअल साइकिल ऑफ ओरिजिन, एनुअल साइकिल ऑफ सीजन, सॉरी। तो एनुअल साइकिल ऑफ सीजन्स जो है, आपको लगता होगा कि अर्थ चूंकि रिवॉल्व करता है सन के चारों ओर, इसलिए सीजन्स चेंज होते हैं, गर्मी बरसात, दोपहर दिन, सॉरी दोपहर दिन नहीं, गर्मी बरसात जो होता है, ठंडी, ये होता है। ठीक है, आप सही हैं, लेकिन रिवोल्यूशन के अलावे जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है जिसके कारण से ये सीजनल चेंजेस होते हैं, वो टिल्टिंग भी है, नॉट ओनली द रिवोल्यूशन। अगर ये टिल्टेड नहीं होता तो ये गर्मी और जाड़ा बरसात का साइकिल ऐसे नहीं चलता कि एक समय में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी हो रही है तो सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी हो रही है, ऐसा नहीं होता। फिर ऐसा हो जाता मौसम कि जहां गर्मी है वहां सालों भर गर्मी होगी, जहां ठंडी है वहां सालों भर ठंडी होगी। इस तरह का मौसम हो जाता अगर ये टिल्टिंग नहीं होता तो, क्योंकि वो तो सन के चारों बगल घूम रहा है एक ही तरीके से, टिल्टेड है नहीं, सीधा है। तो इक्वेटर के पास सालों भर गर्मी होती, पोल के पास सालों भर ठंडी होती, लेकिन सन का जो मूवमेंट होता है नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट, वो इस टिल्टिंग की वजह से होता है, जिसकी वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में जो ठंडी होती है जून जुलाई में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ठंडी होती है वो दिसंबर जनवरी में, और यही चेंज होता रहता है साइकिल। और दिस साइकिल इज बिकॉज ऑफ द टिल्टिंग ऑल्सो। रिवोल्यूशन इज अ कॉज, बट अपार्ट फ्रॉम द रिवोल्यूशन दिस टिल्टिंग इज अ मेजर कॉज। तो अर्थ के में जो भी साइक्लिक चेंजेज होते हैं, सीजनल चेंजेज होते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन प्लस टिल्टिंग, इसीलिए टिल्टिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। कोई दिक्कत? तो दिस इज ऑल अबाउट द टिल्टेशन। अब नेक्स्ट आते हैं रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। टिल्टिंग के बारे में थोड़ी सी और बातें करेंगे, जब एक बार रिवोल्यूशन हो जाए ना तो फिर वो बातें करेंगे जो उसकी एक्सियल प्रेसिजन बोलते हैं। जो टिल्ट होता है ना, ये भी एक लट्टू की तरह नाचते रहता है उस एक्सिस पे, अभी बात करेंगे, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब रिवोल्यूशन की बात करते हैं, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, हाँ हाँ बोलो बोलो। जैसे आपने बताया कि टिल्ट हो गई, तो उसमें इक्वेटर भी हमारा ऑटोमेटिकली टिल्ट। एग्जैक्टली। सर हम ऐसा कहते हैं कि सन की जो मैक्सिमम रेज फॉल एट द इक्वेटर बोला जाता है, तो जब वो एंगल पे हो गया तो ऐसा नहीं होता कि लैटिट्यूड के किसी और डिग्री पे ज्यादा गर्मी पड़ती है कंपेयर टू इक्वेटर? ये क्यों करते हैं आप बता रहे हैं। जैसे देखो, होता क्या है कि 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, तो जो हम सन का रेज सालों भर, अभी हम रिवोल्यूशन पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा ये वाली कहानी। सालों भर जो सन का रेज पड़ता है इस पे, वो चेंज होते रहता है इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो जैसे एक चक्कर सन के चारों बगल अर्थ मारता है, तो ये टिल्टेशन की वजह से एक टाइम ऐसा आता है कि इक्वेटर के ऊपर जो है सन डायरेक्ट सनलाइट दे रहा है, फिर धीरे धीरे वो चेंज होके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे जाता है, फिर चेंज होके इक्वेटर पे आता है, फिर चेंज होके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जाता है, और फिर चेंज होके इक्वेटर पे आता है। तो एक साइकिल को आप देखोगे तो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस कर रहा है,
एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास जाते समय, एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास जाते समय। तो अगर आप मीन देखोगे तो सबसे ज्यादा गर्मी कहां हुआ? इक्वेटर पे हुआ। हम ऐसे गए 2 कदम, फिर पीछे आके फिर 2 कदम पीछे गए, तो सबसे ज्यादा हम किस पोजीशन में रहे? इस पोजीशन में, राइट? तो दिस पोजीशन इज इक्वेटर। तो दिस इज द रीजन दैट इक्वेटर इज हैविंग द हाईएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट हीट। और उसके ऊपर नीचे जाते हो तो धीरे धीरे घटने लगता है। ऐसे बोलते हैं कि 23 डिग्री टू 23 डिग्री में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन इनमें भी कंपेयर करोगे तो इक्वेटर पे ज्यादा होती है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो होता है सन इक्वेटर के आसपास होता है, क्योंकि उसको आगे भी उसी रास्ते से जाना है, पीछे भी उसी रास्ते से आना है। तो जो मिड रास्ता होता है वो सबसे ज्यादा वहां पे समय बिता लिया सन ने। तो दिस इज द रीजन। क्लियर? वैसे तो जैसे भी टिल्टेशन की वजह से जैसे जैसे घूमता है तो वो तो चेंज होता ही है। जो वर्टिकल पोजीशन होती है वो ऊपर नीचे होता है, हमेशा इक्वेटर पे नहीं होता है सन। 4 डेट याद रखना, 21 मार्च, 22 जून, सॉरी 21 जून, ठीक है, उसके बाद 23 सितंबर और 22 दिसंबर। इसमें आप देखोगे तो 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वेटर के एग्जैक्टली ऊपर होता है सन, और 21 जून को वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, और 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर है। तो यहां भी इक्वेटर 2 बार आ गया, तो इसीलिए इक्वेटर जो है ज्यादा हीट जोन होता है, राइट? तो चलो अब बात करते हैं रिवॉल्यूशन की। रिवॉल्यूशन जो होता है, सन के चारों बगल अर्थ जो है एक ऑर्बिट में 365 दिन और 6 घंटे में रिवॉल्व करता है। 365 डेज एंड 6 आवर्स होता है। हम लोग अपने कंपेटिबिलिटी के अकॉर्डिंग 365 डेज कर लेते हैं, और ये 6 घंटा को छोड़ देते हैं। बोलते हैं कि एक साल 365 दिन का ही होता है, और ये 6 घंटा 4 साल में 24 घंटा हो जाता है। और इस 24 घंटे को हम क्या करते हैं, चौथे साल अपने 366 दिन का साल बना देते हैं। और जो फरवरी का 28 महीना होता है उसमें हम एक और दिन जोड़ के 29, फरवरी का जो 28 दिन होता है उसमें एक और जोड़ के 29 डेज कर देते हैं, जिसको हम लीप ईयर बोल देते हैं। तो लीप ईयर का कंसेप्ट यहीं से आता है। क्यों? क्योंकि अर्थ जो रिवॉल्व करता है सन के अराउंड वो 365 डेज एंड 6 आवर्स होता है, एग्जैक्ट 365 डेज नहीं होता है। और यही 6 घंटा 4 साल में भी करे 24 घंटे हो जाता है। तो रिवोल्यूशन इज कॉज्ड बाय व्हाट? रिवोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन। मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट बताया था पिछले क्लास में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? एक प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट दूसरे प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, तो जो हल्का वाला होता है वो चारों बगल नाचने लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो है पुल उसके ऊपर लग रहा है, वो आने की कोशिश कर रहा है, बट उसका हेवी बॉडी की वजह से ना वो पूरी तरह से खींच नहीं पा रहा है। अर्थ अगर और छोटा होता, बिल्कुल छोटा होगा, तो सन अपने अंदर खींच लेता। लेकिन अर्थ का जो वेट है वो इतना ज्यादा है कि सन के खींचने से सन के अंदर नहीं चला जाता है। तो सन के अंदर जब नहीं जा रहा है तो वो जो एनर्जी से सन ने उसको खींचा है अपनी तरफ, वो एनर्जी क्या होगा? वो एनर्जी चैनलाइज होगी साइड में। तो साइड में चैनलाइज होने की वजह से वो घूमने लगता है, जैसे कि हम लोग पत्थर को एक स्ट्रिंग में बांध के ऐसे घुमाते हैं। एक्चुअल में उसको हम लोग अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन वो चारों बगल घूमने लगता है, राइट? तो दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन बिटवीन सन एंड मून which is responsible for the annual revolution of the earth around the sun। तो ये कारण होता है जिससे कि चारों बगल जो है सूर्य के अर्थ घूमता रहता है। तो रिवॉल्यूशन का आप कारण समझ गए। अब जब भी रिवॉल्यूशन होगा तो उसके 4 पोजीशंस होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। देयर आर 4 पोजीशंस, ठीक है? कौन कौन से 4 पोजीशंस होंगे? तो पहले ये डायग्राम आप देख लो। ये सन है, ठीक है? ये जो होता है वो 21 जून का टाइम है, ये जो होता है 21 सितंबर का टाइम है, ये जो है 21 दिसंबर या 22 दिसंबर का टाइम है, और ये 21 मार्च का टाइम है। 4 टाइम में सन ऐसे होता है, सन के चारों बगल अर्थ ऐसे होता है। जब 21 जून को होता है तो ये टिल्टिंग की वजह से ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड होता है। क्यों? क्योंकि ये टिल्टिंग की वजह से ये स्पेशल बन जाता है। ये वाला जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ वाला होता है, क्योंकि 23.5 डिग्री टिल्टेड है। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो सन के डायरेक्ट सीधे में पड़ जाता है, सीधा पड़ जाता है, वर्टिकली पड़ जाता है। तो सन जो है हमें दिखाई देता है कि सन बिल्कुल हमारे ऊपर है। लोग बोलते हैं ज्योग्राफी में कि सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर चला गया, सदर्न हेमिस्फीयर में सन चला गया। एक्चुअली सन नहीं जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में। हमारा अर्थ जो है ऐसा घूम जाता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो पार्ट होता है सीधा सन के नीचे आ जाता है, फिर दिसंबर में सदर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा सन के सीधा सामने चला जाता है। तो एक्चुअली सन इज एट हिज ओन प्लेस, सन नहीं घूम रहा है,
लेकिन हम लोग अपेरेंटली बात करते हैं कि सन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में जाते रहता है। एक्चुअली हम अपना मूवमेंट कर करके अपना डिफरेंट हिस्सा जो है सन के सामने ले जाके रखते जाते हैं। तो इस टाइम में क्या होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो सीधा सन के सीधे में चला जाता है और इसको हम लोग 21 जून बोलते हैं। इसको हम लोग समर सोल्स्टिस बोलते हैं। ऐसे पोजीशंस को सोल्स्टिस बोलते हैं जिस पोजीशन में या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन जो है डायरेक्टली रहे, तो उसको एक नाम दिया गया है ज्योग्राफी में, सोल्स्टिस, SOLSTICE। तो ये जो है समर सोल्स्टिस इसको बोलते हैं। और वही उसका उल्टा चले जाओगे जब दिसंबर में, तो जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा सदर्न हेमिस्फीयर में, वो सीधा सन के सीधे में आ जाएगा। तो इसको हम लोग विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं। इस टाइम विंटर होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि समर सोल्स्टिस के टाइम में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, लेकिन उसके अपोजिट साइड में सदर्न हेमिस्फीयर में तो विंटर होता है। बट फिर भी इसको हम लोग समर सोल्स्टिस क्यों बोलते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग क्यों बोलते हैं? और इसमें जो है, यहां जो है हमारे यहां विंटर होता है लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, क्योंकि ये सीधा सन के खड़ा है आगे। तो यहां पे समर हो गया और यहां पे विंटर हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग इसको विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं। सब कुछ अपने अकॉर्डिंग क्यों बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग क्यों बोलते हैं? इसका कारण है कि 80% ऑफ द लैंड है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। जितने भी बड़े नेता, जो पास्ट का साइंटिस्ट बोल लो, सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। सभी लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हमेशा डोमिनेंस रहा है पूरे अर्थ पे। द ग्रेट ब्रिटेन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो जब भी ये सब साइंस डेवलप हुआ है, हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को अपना डोमिनेंट इंपॉर्टेंस मान के हुआ है। इसलिए इसको समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं। समझ में आ रही है ये चीजें? 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है, इसमें विंटर है, फिर भी हम समर सोल्स्टिस इसको बोलते हैं। तो यही कारण है। तो ये दो पोजीशन हो गया, समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस। और दो ऐसे पोजीशंस होते हैं जिसमें डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर सन होता है, मतलब सन इज डायरेक्टली ओवरहेडिंग द इक्वेटर। जैसे उसमें 21 मार्च होता है और 23 सितंबर होता है। तो इस दो टाइम को, दो पोजीशंस को हम लोग स्पेशली ज्योग्राफी में नाम देते हैं इक्विनॉक्स। क्या देते हैं? इक्विनॉक्स। EQUINOX। तो इक्विनॉक्स में एग्जैक्टली जो है सन इक्वेटर के ऊपर होता है और इसकी वजह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सनलाइट होता है पूरे अर्थ पे। और यही कारण है कि इक्विनॉक्स के दिन पूरे अर्थ पे 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। अब आपको पता होगा कि गर्मियों में दिन बड़ा हो जाता है, रात छोटी हो जाती है। ठंडियों में रात बड़ी हो जाती है, दिन छोटा हो जाता है। एक्चुअली सनराइज और सनसेट के टाइम में डिफरेंस हो जाता है। वो इसी टिल्टिंग की वजह से होता है। ये टिल्टिंग की वजह से क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है सीधा सन के आगे आता है, तो ज्यादा टाइम तक वो सन के आगे रहता है। तो इसलिए यहां पे दिन बड़ा हो जाता है गर्मियों में। ठंडियों में उल्टा हो जाता है, रात बड़ी हो जाती है। तो लेकिन ये दो पोजीशंस में, इक्विनॉक्स में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो या सदर्न हेमिस्फीयर में हो, दोनों पे बराबर पड़ रहा है, क्योंकि इक्वेटर दोनों के बीच में है। दोनों के बीच में है, तो दोनों पे जब बराबर पड़ता है तो दिन रात पूरे अर्थ में इक्वल होता है इस टाइम में। तो दैट इज द, ये होता है पूरा कंडीशन। कोई दिक्कत? तो ये 4 पोजीशंस होते हैं। अब इसको और डिटेल में या और थोड़ा सा पिक्चर से आपको समझना है। ये डिफरेंट पोजीशंस आपको समझ में आ जाएगा। समर सोल्स्टिस, वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑटमल। हाँ, ये इक्विनॉक्स, जो 2 इक्विनॉक्स होते हैं, जो 2 इक्विनॉक्स की मैंने बात करी थी, ठीक है, एक 21 मार्च वाला, एक 23 सितंबर वाला, इन दोनों को भी अलग अलग नाम दिया गया है, ऑटमल इक्विनॉक्स और स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ऑटमल इक्विनॉक्स और स्प्रिंग इक्विनॉक्स, 21 मार्च वाले को बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स और 23 सितंबर वाले को बोलते हैं ऑटमल इक्विनॉक्स। तो देयर आर 2 इक्विनॉक्स ऑन 23 सितंबर ऑटमल और 21 मार्च स्प्रिंग। तो ये 4 पोजीशंस होते हैं अर्थ के। ये 4 पोजीशंस होते हैं अर्थ के। कोई दिक्कत समझ में आ रही है? नो, लास्ट ये पिक्चर है आपका, इसको देख लो आप कि ये इसमें और क्लियर आपको समझ में आएगा। ये जो है कब का है? 21 जून का पोजीशन है, जिसमें कि अर्थ का ये वाला जो पार्ट है ये ज्यादातर जो है सन के सीधे में है। और ये जो ये है, यहां पे क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अच्छा, स्लाइड्स नहीं दिख रही, अभी दिख रही है? अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, अरे क्लियर है? ठीक है। तो ये 4 पोजीशंस को आप इसमें अच्छे से देख सकते हो कि ये अर्थ की जो ऑर्बिट है ये सन के चारों बगल कैसे घूम रही है, राइट। ये जो
रोटेशन भी यहां हो रहा है अपने एक्सिस पे, टिल्टेड भी है, और ये रिवोल्यूशन भी हो रहा है। दिस इज समर इन सदर्न हेमिस्फीयर। ये सदर्न हेमिस्फीयर में है, समर एस हेमिस्फीयर मतलब, और एन हेमिस्फीयर में। इससे कभी कंफ्यूज मत होना कि इधर नॉर्दर्न होता है कि इधर सदर्न होता है। ये देखने पे है कि किस साइड से आप देख रहे हो। समझ में आ रही है? कहीं पे आपको इधर में दिया होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का समर, इधर में दिया होगा सदर्न हेमिस्फीयर का समर, उसी के अकॉर्डिंग आप चेंज कर लोगे। ठीक है, चारों चीजों को। जैसे आपको तो पता है ना कि 21 जून के बाद 23 सितंबर आता है, तो यहां लिखा हुआ है कि समर इन सदर्न हेमिस्फीयर, तो इसका मतलब कि ये कौन सा डेट होगा? दिसंबर 22, ये 22 दिसंबर होगा, राइट। तो ये कौन सा डेट होगा? इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा कि ऑटोमल इक्विनॉक्स होगा? स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा, राइट, क्योंकि ये दिख रहा है कि आपका रिवोल्यूशन ऐसे जा रहा है। तो पहले 22 दिसंबर आता है, उसके बाद 21 मार्च आता है, फिर ये आ जाएगा आपका कौन सा? 21 जून आ जाएगा, जो क्या कहलाता है? समर सोल्स्टिस कहलाता है। सदर्न हेमिस्फीयर में, सॉरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसमें समर आ जाती है। एंड लास्ट इज व्हाट? ऑटोमल इक्विनॉक्स। ये कौन सा डेट होगा? 23 सितंबर। तो इस तरह से ये चारों जो है, अर्थ जो है चारों बगल घूमता है। कोई दिक्कत? दिस इज द रिवोल्यूशन। तो ये 4 पोजीशंस होते हैं रिवोल्यूशंस में, ये होता है। अब क्वेश्चन ये है कि सपोज ये रिवोल्यूशन रुक जाए किसी कारण से, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर रिवोल्यूशन सपोज यहां पे है, अर्थ यहीं पे रुक जाए, यहां से नहीं जाए, ठीक है, कहीं भी, ठीक है, तो जो 21 जून है ये, अगर तो 21 जून में जैसा होता है मौसम पूरे वर्ल्ड में, वैसा ही मौसम हमेशा पूरे लाइफ, पूरे अनंत काल तक यही रहेगा, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इसीलिए जो भी सीजनल चेंजेस होते हैं उनके लिए जरूरी है रिवॉल्यूशन भी और टिल्टिंग भी, दोनों कारण होता है इसका। बहुत लोगों को यह लगता है कि सन के पास अर्थ चला जाता है इसलिए गर्मी होता है, और सन से दूर अर्थ चला जाता है इसलिए ठंडी होता है। यह कॉन्सेप्ट मत समझना। यह ऐसा नहीं होता कि अर्थ सन के पास चला गया और दूर चला गया, ऐसा होता है, लेकिन इसकी अभी हम वो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, उसको पेरीहेलियन और अफेलियन बोलते हैं, वो पूरा अलग कॉन्सेप्ट है, उसको भी मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन ये जो है, जो गर्मी ठंडी होती है, वो होता है कि कौन सा पार्ट सन के तरफ चला गया और कौन सा पार्ट सन के पीछे चला गया, रादर देन कि अर्थ चला गया सन के पास और सन के पीछे चला गया। अर्थ जो है वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में पहले से चल रहा है, इसमें कोई डिस्टेंस में फर्क नहीं आ रहा है, बस अर्थ का वो हिस्सा सन के सामने चला जा रहा है। जो हिस्सा सामने चला जा रहा है वहां पे गर्मी आ जा रही है, जो हिस्सा पीछे चला जा रहा है वहां पे ठंडी आ जा रही है। दिस इज द रीजन है कि यहां पे ठंडी गर्मी का जो साइकिल होता है। समझ रहे? बचपन में हम लोग को बताया जाता था कि हाँ सन दूर चला गया इसलिए ठंडी हो रही है। एक्चुअली सन तो वहीं पे है, हम भी वहीं पे हैं, लेकिन हमारा जो अर्थ का जो एक हिस्सा है वो सन की तरफ चला गया, हम पीछे वाले साइड में आ गए, तो इसलिए हमें ठंडा लग रहा है, और कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो यही होता है एक्सिस के टिल्टिंग की वजह से, एक पार्ट आगे जाता है एक पार्ट पीछे जाता है। अगर ये एक्सिस टिल्टेड ना हो, ये सपोज एक्सिस ऐसा हो, सीधा हो, तो फिर क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि एक पार्ट आगे एक पार्ट पीछे जा रहा है, हर पार्ट इक्वली जो है हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एक ही जैसा मौसम पूरे साल हर जगह होगा। जहां पे ठंडा रहता है पूरे साल ठंडा होगा, जहां पे गर्मी होती है पूरे साल गर्मी होगी, राइट। तो दिस इज द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉल्यूशन। कोई दिक्कत? अब जो हमारा यहां पे बच रहा है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, वो अदर मोशंस की बात कर रहे हैं कि हमने तो रोटेशन रेवोल्यूशन समझ गए, लेकिन मैंने आपसे बताई थी कि इसके अलावे भी कुछ मोशंस होते हैं जो हमें उतना ज्यादा जानने की जरूरत इसलिए नहीं होती है क्योंकि उसका डे टू डे लाइफ में हमें इंपैक्ट नहीं दिखता है, उसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म दिखता है, हजारों सालों में, लाखों सालों में। तो इस वजह से हम ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा उसके अंदर नहीं जाते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं उनको यह भी देखना होता है कि आज से 1 लाख साल बाद यहां क्या होगा। हमको तो यहां तक यही देखना है कि 20 साल बाद क्या होगा, 25 साल बाद क्या होगा, हमसे इससे मतलब है, हमके 500 साल और 5 लाख साल बाद कैसा होगा ये मेरा काम नहीं है, एस्ट्रोनॉमर्स का काम है। बट फिर भी थोड़ा बहुत इसमें आप लोग जान लो कि और कौन कौन से मोशंस होते हैं जिससे अर्थ इंपैक्टेड होता है। उसमें एक जो होता है उसको बोलते हैं एक्सियल प्रेसिजन। ये आपको जनरली एनसीईआरटी वगैरह में नहीं मिलता है कि ये थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, मगर अब जिस तरह से यूपीएससी ने अपना फॉर्म चेंज करके कुछ भी पूछना स्टार्ट कर दिया, तो हम लोग भी थोड़ा बहुत डीप में जाके इसको पढ़ाना शुरू कर दिए।
तो ये एक्सियल प्रेसिजन जो होता है ये एक टॉपिक होता है एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में, जिसका मतलब होता है कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थ का है, लट्टू कभी नचाया हो तुमने ऐसा लट्टू? सॉरी 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 सॉरी, कभी लट्टू तुम लोग कभी नचाए हो? तो लट्टू जब नचाते हो तो शुरू में लट्टू जो है अपने एक एक्सिस पे नाचता है बिल्कुल एकदम सीधा, और जब गिरने वाला होता है तो जिस एक्सिस पे नाच रहा है वो एक्सिस से ऐसे ऐसे नाचने लगता है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सियल प्रेसिजन, और ये अर्थ के साथ होता है एक्सियल प्रेसिजन, मतलब कि अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एक्सिस ही खुद ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है लाइक दिस, ठीक है। और ये जो रोटेशन का जो स्पीड है वो 26,000 साल का साइकिल है, मतलब कि एक बार ऐसे घूमेगा ये कितने दिन में? 26,000 साल में। तो जो 26,000 साल में एक रोटेशन घूम रहा है, तो हम लोग को उससे क्या मतलब है? 26,000 साल तो बहुत बड़ा लॉन्ग टाइम हो गया ना हमारे ज्योग्राफी के लिए। तो क्या इंपैक्ट होगा वो विजिबल नहीं होता है इंसान के लाइफ में। आप जियोगे 20 साल, 50 साल, 30 साल, 80 साल, अब उसमें 26,000 साल में ये आपको विजिबल इंपैक्ट दिखेगा थोड़े बहुत। तो इसलिए ये थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में चला जाता है, हम अपने ज्योग्राफी में इसको मोशन में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। बट फिर भी जान लो आप कि ये जो है प्रेसिजन ऑफ एक्सिस, एक्सियल प्रेसिजन होता है, जिसकी एक साइकिल होती है, और उसके साइकिल में दो एंड्स होते हैं, एक को बोलते हैं पोलरिस और दूसरे को बोलते हैं वेगा, मतलब पोजिशंस होते हैं, जैसे इक्विनॉक्स, सोल्स्टिस, ये सब पोजिशंस होता है ना। अच्छा, ये ठीक है। ये देखो, ये पोलरिस है। पोलरिस जो प्रेजेंट कंडीशन है, अभी जो अर्थ है वो पोलरिस सिचुएशन में है, मतलब कि अर्थ जो है वो ऐसे है कि उस साइड झुका हुआ है, अर्थ का जो अलाइनमेंट है। तो दिस इज कॉल्ड पोलरिस, राइट। आज से 15,000 साल बाद ये जो है ऐसा, 15,000 साल बाद नहीं, 15,000 एडी, आज 2000 एडी है, 15,000 एडी मतलब कितने साल बाद हो गया? 13,000 साल बाद। तो आज से 13,000 साल बाद हमारा जो ये एक्सिस होगा ये ऐसे नहीं होके ऐसे हो जाएगा, अर्थ जो ऐसे झुका हुआ है अब ऐसे झुक जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? द प्रेसिजन और एक्सियल प्रेसिजन, प्रेसिजन ऑफ एक्सिस और एक्सियल प्रेसिजन। और ये पूरा साइकिल जो होता है एक बार ऐसे घूमने का, उस साइकिल को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सियल प्रेसिजन। और उसका क्या टाइम पीरियड होता है? 26,000 ईयर्स। कोई दिक्कत? तो इसको बोलते हैं एक्सियल प्रेसिजन। इसको आप उससे कंफ्यूज मत होना, जो मैंने 1 डिग्री आगे पीछे की बात करी थी कि जो हमारा एक्सिस 23.5 डिग्री पे है वो 1 डिग्री आगे पीछे होता है, दैट इज डिफरेंट। वो तो होता ही है, जैसा ये 23.5 डिग्री है तो ये 22.5 से 24.5 तक ये अलग हिलते रहता है, और एक जो ये होता है ये अलग होता है। समझ में आ रही है बातें? तो एक्सिस के दो मोशंस हैं, एक 1 डिग्री जो ऊपर नीचे हो रहा है और एक पूरा एक चक्कर जो काट रहा है, तो दोनों साथ में चल रहा है। समझ में आ रही है? तो वो होता है टिल्टिंग, डिफरेंस इन टिल्टिंग, और ये होता है ये प्रेसिजन ऑफ एक्सिस। और इसका एक पूरा साइकिल होता है, उसका साइकिल नहीं होता है, वो ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि घूमते 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 कभी ग्रेविटेशनल मून का बढ़ गया तो वो 24.5 पे चला गया, कभी अर्थ का बढ़ गया तो 23.5 पे चला गया। वो फिक्स्ड साइकिल नहीं होता है कि 10 साल में एक बार ऐसे 24.5 और 22.5 का साइकिल हो जाएगा। वो जो होता है वो मोमेंटरी होता है, और ये जो होता है वो एक पूरे साइक्लिक प्रोसेस होता है। तो इसको बोलते हैं एक्सियल प्रेसिजन। कोई दिक्कत? The Polaris position, Vega position. Present is the Polaris, and after 13,000 years it will converted into Vega. 13,000 years मतलब 15,000 AD में। अभी कौन सा AD चल रहा है? 2000 AD। तो 13,000 साल बाद 15,000 AD में ये इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये पूरा हमारा एक्सियल प्रेसिजन कहलाता है। और ये होता क्यों है? अब अर्थ है, अर्थ के एक साइड से सन भी इसको खींच रहा है, एक साइड से मून भी खींच रहा है, थोड़ा सा मार्स भी पीछे से खींच रहा होगा, थोड़ा सा वेनस भी खींच रहा होगा। अब सभी लोग अर्थ को खींच रहे हैं, तो अर्थ तो थोड़ा बहुत तो हिलेगा डुलेगा। तो ये जो ग्रेविटेशनल जो अलाइनमेंट है ना अर्थ का बाकी सारे प्लैनेटरी बॉडीज से, इसकी वजह से ये एक्सियल प्रेसिजन होता है। और इस कारण से अर्थ जो होता है हल्का फुल्का ऐसे घूमते रहता है अपने इस पे, ठीक। तो दैट इज द एक्सियल प्रेसिजन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ वेरियस प्लैनेटरी बॉडीज। कोई एक की बात नहीं कर रहे हैं। सन, मून, नो विजिबल इंपैक्ट, इसका कोई विजिबल इंपैक्ट हमें नहीं होता है, लेकिन इसका कहां इंपैक्ट होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है कंसेप्ट। इसको हम थोड़ी देर में आपको डिस्कस करेंगे जब एक दूसरा और आपको बता दें। अब लास्ट जो मोशन होता है वो चेंजिंग इसेंट्रिसिटी ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। सॉरी,
एक सेकंड, पहले आप ये देख लो, चेंजिंग इसेंट्रिसिटी ऑफ अर्थ ऑर्बिट। आपको पता है कि अर्थ जो है सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता रहता है। आपको ये नहीं पता होगा कि ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है आपकी, जो प्रेजेंट में इलिप्टिकल है, ये ऑर्बिट भी चेंज होती है। कभी सर्कुलर होता है, कभी इलिप्टिकल होता है, सर्कुलर होता है, इलिप्टिकल होता है, ये ऐसा होता है। मतलब जिस ऑर्बिट में अर्थ सन के चारों बगल ऐसे घूम रहा है, ये जो पाथ में घूम रहा है, ये पाथ भी चेंज होता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होता है, और इसको बोलते हैं चेंज इन द इसेंट्रिसिटी। अब मैथ के बहुत डिटेल में जाओगे तो इसेंट्रिसिटी एक कंसेप्ट होता है, कोई भी इलेप्टिकल होती है तो उसकी इसेंट्रिसिटी होती है, तो उसको छोड़ दो। ये जो पाथ का जो ये शेप होता है, इलेप्टिकल से थोड़ा सर्कुलर होना, फिर ओवल होना, सर्कुलर होना, तो इसको बोलते हैं चेंजिंग इसेंट्रिसिटी फ्रॉम ओवल टुवर्ड सर्कुलर एंड वाइस वर्सा। मतलब ओवल से सर्कुलर होगा, सर्कुलर से ओवल होगा, और ये पूरा जो होता है इसको बोलते हैं चेंजिंग इसेंट्रिसिटी। और इसको होने में 1 लाख से लेके 4,13,000 साल तक लगता है। ये साइकिल कभी छोटा भी होता है, कभी बड़ा भी होता है। किसी बार ऐसा हुआ कि बड़ा सा इलिप्टिकल हो गया और बड़ा सा सर्कुलर हो गया, तो साइकिल 4,13,000 में पूरा होगा। कभी हल्का सा इलिप्टिकल और सर्कुलर हुआ तो 1 लाख में पूरा हो जाएगा। तो ये 1 लाख से लेके 4,13,000 साल लगता है इस अर्थ के ऑर्बिट को अपना इसेंट्रिसिटी चेंज करने में। मतलब इलिप्टिकल से सर्कुलर होने में, सर्कुलर से इलिप्टिकल। अगर मैं सर्कुलर बोल रहा हूं तो क्लियर सर्कल मत समझ लेना कि बिल्कुल एकदम सर्कल होता है, मतलब कि हल्का सा इलिप्टिकल से सर्कुलर की तरफ, और सर्कुलर से फिर से इलिप्टिकल की तरफ। तो ये जो चेंजेज होता है इसको चेंज इन द इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो ये भी एक तरह का चेंज होता है। क्या सर, सन के जो मतलब जैसे सन है बीच में, और जो अर्थ वो रोटेट करता है जिस पाथ पे, रिवॉल्व करता है, रोटेशन तो सेम पाथ होता है। हाँ, हाँ भाई, तो वो मतलब इक्वल है, जैसे मतलब अच्छा, सन के चारों बगल इक्वल है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, इक्वल बिल्कुल नहीं है, लेकिन ज्यादा का भी डिफरेंस नहीं है। अभी मैं उसकी भी बात कर दे रहा हूं कि क्या होता है वो। ठीक है, अब देखो, ये तो समझ में आ गई बात को।